सो हे गाइस, वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आरबीआई सिंप्लीफाइड पे। मेरा नाम यश है और आज हम इकोनॉमिक टाइम्स न्यूज़पेपर का एनालिसिस करने वाले हैं, वो भी 5 फैब का। इससे पहले मैंने 2 फैब, 3 फैब और 4 फैब के न्यूज़पेपर का एनालिसिस कर रखा है ना। तो ये जो पर्टिकुलर न्यूज़पेपर है ये थोड़े इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर यूनियन बजट की इन्फॉर्मेशन और न्यूज़ मैंने कवर करी है, ठीक है। तो अगर आपको यूनियन बजट थोड़ा डेप्थ में पढ़ना है तो आप ये सारे के सारे वीडियोस देख सकते हो, ठीक है। और आज के न्यूज़पेपर में भी थोड़ी यूनियन बजट की इन्फॉर्मेशन है और न्यूज़ है, ठीक है। इसके अलावा मेरा एक टेलीग्राम चैनल भी है जिसमें मैं सारी की सारी पीडीएफ्स को अपलोड करता रहता हूँ। तो अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए या पुराने सेशन की पीडीएफ चाहिए तो आप ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। इसका जो लिंक है वो आरबीआई सिंप्लीफाइड चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो आज मैंने इस न्यूज़पेपर में से कुछ 7 न्यूज़ को पिक किया है और मुझे लगता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, प्लस इसके साथ जो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट्स है ना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कॉन्सेप्ट की ज़्यादा वैल्यू है और न्यूज़ बहुत नॉर्मल नॉर्मल न्यूज़ है, ठीक है। लेकिन वो कॉन्सेप्ट थोड़े इंपॉर्टेंट है, तो हम कॉन्सेप्ट को ज़्यादा समझते हुए चलेंगे, ठीक है। हाँ, तो पहली न्यूज़ को देखते हैं। पहली न्यूज़ बोल रही है कि डिसइन्वेस्टमेंट रिबूट, गवर्नमेंट टारगेट अराउंड 80,000 करोड़ रुपीज़ इन फाइनेंशियल ईयर 27 विद आईडीबीआई बैंक एंड एलआईसी एट द कोर, ठीक है। तो यहाँ पर हमें एक पर्टिकुलर वर्ड दिख रहा है जिसको बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ पर्टिकुलर चीज़ है, जैसे थोड़ा न्यूज़पेपर पढ़ते हैं फिर एक बार बिल्डअप करेंगे कि यूनियन बजट में, इस पर्टिकुलर यूनियन बजट में फाइनेंशियल ईयर 27 का जो यूनियन बजट है, यहाँ पर गवर्नमेंट ने हिट किया है द रीसेट बटन ऑन इट्स प्राइवेटाइजेशन प्रोग्राम। तो गवर्नमेंट एक प्राइवेटाइजेशन प्रोग्राम चलाती है या डिसइन्वेस्टमेंट प्रोग्राम चलाती है जहाँ पर वो कुछ स्टेक्स को सेल करती है। तो हमारा जो पुराना मतलब यहाँ पर इनडायरेक्टली करंट ईयर जो है फाइनेंशियल ईयर 26 जो है वो ईयर थोड़ा स्लो था, ठीक है। पर गवर्नमेंट ने अब ये अनाउंस किया है कि अब मैसिव 80,000 टारगेट वो अचीव करने वाली है थ्रू द डिसइन्वेस्टमेंट और सेलिंग ऑफ देयर ओन इक्विटी फ्रॉम दैट पर्टिकुलर कंपनी और बैंक, ठीक है। सिग्नलिंग दैट बिग टिकट स्टेट एसेट्स सेल्स आर बैक ऑन द प्रायोरिटी लिस्ट, ठीक है, वापस आ गई हैं। तो इसमें की प्लेयर्स कौन है जो इन्वॉल्व है, एक तो आईडीबीआई बैंक है और एक एलआईसी है, ठीक है। और यहाँ पर क्यों एक चीज़ और बोली गई कि क्यों टारगेट जो है जम्ड अप हुआ है 135%, ठीक है। तो नॉर्मल क्या था, जैसे फाइनेंशियल ईयर 26 था और फिर फाइनेंशियल ईयर 27 है जो हमारा आने वाला ईयर है। इस ईयर ये ईयर थोड़ा कॉशियस ईयर था, ठीक है। यहाँ पर स्लो डिसइन्वेस्टमेंट किया गवर्नमेंट ने, ठीक है। लेकिन अब बोल रही है कि वो थोड़ा ज़्यादा करेगी और वो बता रही है कि वो जो जंप है वो प्लस के 135% है। तो ऐसा क्यों करने वाली है, मतलब इस ईयर में कुछ अलग करने वाली है क्या? फिजिकल कंसोलिडेशन ज़्यादा ज़्यादा करेगी जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए गवर्नमेंट को, या कुछ रेगुलेटरी नॉर्म्स हैं उसके बेसिस पे वो कर रही है, ठीक है। तो हमें यही डिफरेंशिएशन पता लगाना है कि भाई फिजिकल कंसोलिडेशन करना चाहती है इसलिए उस वो डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है, या अपना जो प्रोग्राम है प्राइवेटाइजेशन प्रोग्राम उसको चला रही है, या उस पर दोबारा रीसेट बटन डाल दिया है ना, या रेगुलेटरी नॉर्म्स है जिसकी वजह से उसे डिसइन्वेस्टमेंट करना पड़ रहा है या अपनी इक्विटी को सेल करना पड़ रहा है। तो वो हम देखेंगे, ठीक है। तो आगे पढ़ते हैं। तो डिसइन्वेस्टमेंट है होती क्या है? डिसइन्वेस्टमेंट में जो गवर्नमेंट है वो अपनी खुद की इक्विटी, जो जिसको हम एक तरीके से ओनरशिप बोल सकते हैं, वो सेल करती है टू द प्राइवेट इन्वेस्टर्स। और वो इक्विटी किस में रखती है? सारी के सारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में, ठीक है, मतलब पीएसयूज के अंदर। तो पीएसयूज की जो ओनरशिप है या इक्विटी है उसको बेचती है किसको? प्राइवेट इन्वेस्टर्स को। पर ये जो पर्टिकुलर डिसइन्वेस्टमेंट है ना, वो प्राइवेटाइजेशन से अलग है। वो कैसे अलग है हम वो आप नीचे देखेंगे। जैसे दो तरीके की डिसइन्वेस्टमेंट होती है, इसको बोलते हैं प्राइवेट डिसइन्वेस्टमेंट और स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट, ठीक है। और ये थोड़ा डिफरेंट रहती है प्राइवेटाइजेशन से। माइनॉरिटी डिसइन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि गवर्नमेंट जो है अपना छोटा स्मॉल, बहुत छोटा स्मॉल स्लाइस जो है लगभग 5 से 10% ऑफ इक्विटी ही बेचती है, जिसकी वजह से वो मेजॉरिटी ऑफ कंट्रोल रिटेन कर पाती है, ठीक है। एटलीस्ट 50% वो रिटेन कर पाती है। तो इट इज़ प्योरली फॉर रेजिंग द कैश। अगर गवर्नमेंट को पैसों की ज़रूरत है तो वो ऐसे करके डिसइन्वेस्टमेंट कर सकती है, जिसको बोलते हैं माइनॉरिटी डिसइन्वेस्टमेंट, जिसमें 5 से 10% ही शेयर बेचती है बट मेजॉरिटी कंट्रोल अपने पास ही रखती है, जो कि ये एलआईसी के अंदर करने वाली है, ठीक है, करंट प्लान में। बाकी एनटीपीसी ओएनजीसी में भी करेगी, ठीक है। स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट क्या है? जहाँ पर गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा बड़ा चंक बेचती है इक्विटी का, लगभग 30 to 50%, और गिव अप कर देती है अपना मैनेजमेंट कंट्रोल टू द बायर्स, ठीक है, जो वो आईडीबीआई बैंक के अंदर है करने वाले, जिसको प्रपोज बोल रहा है। और दूसरी ओर क्या होता है? प्राइवेटाइजेशन, जिसमें वो अपनी 100% ओनरशिप बेच देती है और कंपनी सीज टू बी अ पीएसयू। अब वो पीएसयू नहीं रहती, उसका जो पीएसयू का टैग होता है वो खत्म हो जाता है।
और वो एक प्राइवेट फर्म बन के रह जाती है बस, जो कि एयर इंडिया के साथ किया था, सोल्ड किया था टाटा को, तो उसमें प्राइवेटाइजेशन किया था, ठीक है। तो जो आईडीबीआई है ना, आईडीबीआई है तो एक स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट, लेकिन गवर्नमेंट वहाँ पर प्राइवेटाइजेशन करने की ही कोशिश कर रही है तो वो स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट, लेकिन वो प्राइवेटाइजेशन ही करने की कोशिश कर रही है। हम आगे देखेंगे वो है क्या, ठीक है। तो यहाँ पर मैसिव नंबर्स, एक बार नंबर्स देख लेते हैं कि जो हमारा गवर्नमेंट का ईयर था, जो फाइनेंशियल ईयर 26 ईयर था, वो थोड़ा कॉशियस ईयर था, ठीक है। वहाँ पर कॉशन रख रही थी गवर्नमेंट, लेकिन ये जो ईयर है ये एक्शन का ईयर है। यहाँ पर गवर्नमेंट बहुत सारा टारगेट बना रही है, एक रीसेट बटन क्रिएट कर दिया है, यहाँ पर वो 80,000 करोड़ रुपीज़ रेस करने वाली है थ्रू डिसइन्वेस्टमेंट और प्राइवेटाइजेशन, इन दोनों के थ्रू, ठीक है। तो टारगेट अमाउंट क्या था फाइनेंशियल ईयर 26 में, कि वो 33,837 करोड़ रुपीज़ रेस करने वाली थी, ये रिवाइज एस्टिमेट के अकॉर्डिंग है। बट कितना रेस किया, परफॉर्मेंस सो फार ओनली 8,768 करोड़ रुपीज़ रेस किया। और उसमें प्राइमरी ड्राइवर्स कौन थे, मतलब किसके थ्रू किया, किसका डिसइन्वेस्टमेंट किया, स्मॉल स्टेक सेल की, बहुत कम सेल जो है स्टेक, जो स्टेक्स थी उनको सेल किया, छोटी छोटी बैंक्स के अंदर, ठीक है। लेकिन जो आईडीबीआई है या एलआईसी है थोड़े बड़े बड़े बैंक है, ठीक है। तो इस ईयर का टारगेट क्या है, 80,000 करोड़ रुपीज़, जो कि पुराने ईयर से 135 प्लस इंक्रीमेंट है, ठीक है, इंक्रीज्ड है। यहाँ पर गवर्नमेंट की स्ट्रेटेजी क्या है कि गवर्नमेंट जो है बिग टिकट सेल्स पे डिपेंड हो रही है, जिसके अंदर दो मेजर प्लेयर हैं, आईडीबीआई बैंक और एलआईसी बैंक। इनमें डिसइन्वेस्टमेंट करेगी और उसके थ्रू ये इतना पैसा रेस करने का सोच रही है, ठीक है। क्यों बहुत ज़्यादा जंप आया है, क्योंकि द टारगेट वाज मिस्ड लार्जली ड्यू द मार्केट कंडीशन अच्छी नहीं थी, ठीक है। तो गवर्नमेंट को एक अच्छा वैल्यूएशन नहीं मिल पाता अगर तब बेचने की कोशिश करती, क्योंकि मार्केट बहुत नीचे जा चुका था, ठीक है। अगर मार्केट नीचे होता है तो फिर गवर्नमेंट बेचेगी तो उनको कोई प्रॉफिट नहीं है ना, लॉस ही है, लॉस में बेच रही है। और ये एक स्ट्रेटजिक पॉज भी रहता है कब, जब इलेक्शन आ जाता है, इलेक्शन साइकिल आ जाती है और ग्लोबल वॉलेटिलिटी होती है। जब भी ग्लोबल वॉलेटिलिटी या ग्लोबल हेडविंड्स होती हैं तो गवर्नमेंट जो है नहीं बेचती, क्योंकि मार्केट कंडीशन ही अच्छी नहीं है। तुम्हें जो तुम्हारी कंपनी की असली वैल्यू है वो तुम्हें कभी मिल ही नहीं पाएगी, वो रियलाइज़ नहीं हो पाएगी। अगर मार्केट अच्छा नहीं है, या क्रैश हो रखा है, या बहुत ज़्यादा लो वैल्यूएशन पे है, या बहुत फ्लक्चुएट कर रहा है ना, वोलेटिलिटी ज़्यादा है, तो गवर्नमेंट ने हॉल्ट कर दिया था उस टाइम पे प्राइवेटाइजेशन प्रोग्राम और डिसइन्वेस्टमेंट प्रोग्राम। लेकिन इस ईयर हमें पता है कि बहुत सारी अच्छी न्यूज़ आ रही हैं, हमने बायलैटरल ट्रेड्स कर रखी हैं, अभी यूएस के साथ भी एक अच्छी बॉन्डिंग बन रही है। तो अब हमें ऐसा लग रहा है कि ग्लोबल हेडविंड्स कम हो जाएंगी, या हमारी गवर्नमेंट इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि वो ये पर्टिकुलर चीज़ कर पाए। तो अब इनका जो हमारी पुरानी पाइपलाइन के अंदर ये सारी की सारी प्रोसेस थी, उसको अब दोबारा से रिवाइव करने का टाइम आ गया है, उसे कंप्लीट करने का टाइम आ गया है। तो उन्होंने यही बोला है इस लाइन के अंदर। तो कौन से वो दो बड़े इंजन है हमारे, आईडीबीआई बैंक का और एलआईसी बैंक। देखो आईडीबीआई बैंक के अंदर लगभग ये यहाँ पर स्ट्रेटेजिक सेल करने वाले हैं, यहाँ पर 37,000 करोड़ रुपीज़ ये रेस करेंगे, ठीक है। ये बहुत क्रिटिकल है, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट नॉर्मली क्या करती है, डिसइन्वेस्टमेंट करती है, जहाँ पर वो 5 से 10% शेयर ही बेचती है, लेकिन कंट्रोल रखती है अपने पास, ठीक है। उसको ही बोलते हैं थोड़ा स्ट्रेटेजिक सेल। लेकिन यहाँ पर स्ट्रेटेजिक सेल को थोड़ा चेंज किया गया, कि गवर्नमेंट जो है ना प्लान कर रही है कि वो अपने सारी की सारी जो है स्टेक, जो कि 30.48% थी, उसको बेच देगी अलॉन्ग विद द एलआईसी स्टेक, ठीक है। किसको, प्राइवेट बायर्स को। तो इसमें क्या होगा, जो मैनेजमेंट का कंट्रोल है वो प्राइवेट बायर्स के पास आ जाएगा। सिर्फ शेयर नहीं आएंगे, प्राइवेट बायर्स के पास कंट्रोल भी आ जाएगा, दे विल गेट द मैनेजमेंट कंट्रोल ऑफ द बैंक। दिस इज इफेक्टिवली द प्राइवेटाइजेशन ऑफ द बैंक, ऑफ द मेजर बैंक। तो इनडायरेक्टली वो स्ट्रेटेजिक सेल से प्राइवेटाइजेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। तो बस वही चीज़ है। तो फाइनेंशियल बिड को इन्होंने इनिशिएट कर दिया है, और ये ऐसा सोच रहा है गवर्नमेंट कि आने वाला जो फर्स्ट हाफ है, अप्रैल से सितंबर के बीच में, ये लोग जो है कर देंगे डिसइन्वेस्टमेंट, और जो इनका टारगेट है 80,000 करोड़ रुपीज़ टारगेट है ना, उसका हाफ भी अचीव कर लेंगे, क्योंकि देखो 37,000 तो अप्रॉक्सीमेटली मिल जाएगा इनको, है ना। तो ऐसा है। दूसरा क्या है, देखो पहली वाली जो सेल थी ना वो एक स्ट्रेटेजिक सेल थी, ठीक है। ये एक स्ट्रेटेजिक सेल थी जहाँ पर वो प्राइवेटाइजेशन करना चाह रहे थे, लेकिन भाई एलआईसी का वो प्राइवेटाइजेशन नहीं करना चाह रहे। वो जो सेल है ना, वो है एक कंप्लायंस सेल, जो कि रेगुलेटर ने बोली है कि ये पर्टिकुलर चीज़ तुम करो। रेगुलेटर ने क्या बोला है, अंडर द सेबी एमपीएस, जिसको बोलते हैं मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग नॉर्म्स, जो भी लिस्टेड कंपनीज है ना उनको इवेंचुअली एटलीस्ट, ये ध्यान रखना, एटलीस्ट 25% जो है ना पब्लिक शेयर होल्डिंग होनी चाहिए, ठीक है। पब्लिक में कौन आता है, हम आते हैं, ठीक है, हम सब लोग हैं पब्लिक में आते हैं, एमएफ्स आते हैं, आईएफ्स आते हैं, ठीक है, और कभी कभी एचएनआई भी आ जाते हैं, है ना, हाई हाई, और कुछ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी आ जाते हैं। तो वो सब लोग पब्लिक शेयर होल्डिंग में आते हैं। मतलब जब भी ये जब चीज़ें जो हैं सेकेंडरी मार्केट में जाएंगी तो वो पब्लिक के पास ही आती हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो
सेबी ने ये पर्टिकुलर नॉर्म रखा है, इसकी वजह से एलआईसी में इनको डिसइन्वेस्टमेंट करना पड़ रहा है, या ये बोलो अपने शेयर को कम करना पड़ रहा है। देखो अभी पहले जो है ना, जब एलआईसी का शेयर आया था, या आया सॉरी आईपीओ आया था, तो उसमें गवर्नमेंट ने 3.5% इक्विटी बेची थी, और लगभग 3.5 बेच के उन्होंने 20,000 करोड़ रुपए रेज कर लिए थे। ठीक है, इतना करोड़ रुपए, इसका मतलब इसके 1% शेयर की वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई है। ठीक है, तो सिंस एलआईसी इज़ अ वेरी बिग जाइंट, इसकी वैल्यूएशन जो है वो लैक्स ऑफ करोड़ में है। तो तुम मुझे बताओ, अगर 3% ये शेयर शेयर 3% शेयर को बेचने लग गए, या इक्विटी को बेचने लग गए, जिसका वैल्यूएशन लगभग 20,000 करोड़ रुपीज़ हो जाएगा, तो क्या ये मार्केट की सारी लिक्विडिटी एब्जॉर्ब नहीं कर लेंगे अकेले ही अकेले? कर लेंगे, बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी एब्जॉर्ब कर लेंगे। इसीलिए ही जो ये 25% का प्लान है ना, ये फेज्ड मैनर में है एलआईसी के लिए, क्योंकि एलआईसी की वैल्यू इतनी ज़्यादा है, इनको फेज मैनर में ही करना पड़ेगा। फेज मैनर मतलब आने वाले 2 साल के अंदर इनको एटलीस्ट 10% पब्लिक शेयर होल्डिंग करनी पड़ेगी। सेबी ने इनको बोला है कि 16 अप्रैल तक आप 2027 तक आप अपना सॉरी 10% एटलीस्ट गिरा दो अपनी। ठीक है, मतलब 10% जो है पब्लिक शेयरिंग हो जाए, आपकी पब्लिक शेयर होल्डिंग हो जाए। ठीक है, क्यों ऐसा बोला, इनको ही क्यों ऐसा एक्सेप्शन दिया? इनको इसलिए दिया क्योंकि इनकी 1% की जो वैल्यूएशन है ना, 1% शेयर्स की वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा हाई है। और अगर ये सब कुछ बेचने लग गए एक एक गो में, इन अ सिंगल गो 25% बेच दिया, तो मार्केट की जितनी भी लिक्विडिटी है ना, ये एब्जॉर्ब कर लेंगे। अगर इन्होंने कर लिया, तो और जो कंपनियां हैं जो बॉन्ड, कॉर्पोरेट बॉन्ड के थ्रू लेना चाहती हैं, या खुद गवर्नमेंट सिक्योरिटी के थ्रू लेना चाहती है पैसा, तो वो तो ले ही नहीं पाएगी, क्योंकि यही एब्जॉर्ब करके बैठ गया सारा का सारा पैसा है। अब किसी के पास पैसा बचेगा ही नहीं, और अगर दोबारा तब गवर्नमेंट लेने की कोशिश करे पैसा, तो भाई उनको हाई इंटरेस्ट रेट देने पड़ेंगे। तो प्रॉब्लम है, इसलिए इसलिए इनको थोड़ा अलग से एक्सेप्शन दिया गया कि भाई तुम एटलीस्ट 10% तो करो पहले। तो इन्होंने इस बार पहले 3.5 बेच दिया था, अब इन्होंने प्लान किया है कि अनदर 3% स्टेक बेचेंगे ये लोग। ठीक है, लेकिन किस पर्टिकुलर नॉर्म के तहत? मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग। तो अभी न्यूज़ तो वैसे देखो इतनी ही थी, ठीक है, और भी थोड़ा सा है पार्ट, लेकिन हम एक बार ये जानने की कोशिश करते हैं कि इन्होंने ऐसा किया क्यों। सेबी ने एमपीएस शेयर होल्डिंग का नॉर्म लाया है क्यों? क्यों कंपनियों को ऐसा करना पड़ रहा है? क्यों एलआईसी ऐसा करने की कोशिश कर रही है? क्यों और बैंक ऐसा करेंगे? क्यों गवर्नमेंट अपनी डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है और 25% जो है पब्लिक शेयर होल्डिंग दे रही है? देखो इसका रीज़न क्या है। सेबी के अकॉर्डिंग इसका रीज़न क्या है, फिर सेबी का पर्सपेक्टिव देखते हैं जाके। ठीक है, सेबी बोलता है कि अगर ऐसा हो जाए, ये जो पर्टिकुलर चीज़ है ये अचीव हो जाए, तो इससे इनको क्या फ़ायदा होता है, मार्केट को क्या फ़ायदा होता है कि प्राइस डिस्कवरी आसान हो जाती है। और प्राइस डिस्कवरी हो जाती है किसी भी स्टॉक की, प्राइस डिस्कवरी विल बिकम ईजियर और फेयर। ठीक है, फेयर हो जाती है। देखो दो तरीके के प्राइस हो सकते हैं मार्केट के अंदर, एक तो फेक प्राइस हो सकता है, ठीक है, और एक फेयर प्राइस हो सकता है। तो हम दो केसेस में देखते हैं, दो केसेस में, कि सिनेरियो वन ले लो, ए ले लो, ठीक है, ले लेते हैं, जिसमें जो है ना, मान लो प्रमोटर के पास पता है कितना शेयर है, 99% शेयर है, और टोटल मान लो एक कंपनी है, उसके उसके जो है 100 शेयर्स हैं, सिर्फ 100 शेयर्स हैं उसके पास, कंपनी के ही 100 शेयर्स हैं, जिसमें से 99% शेयर जो है कंपनी के पास है, प्रमोटर्स के पास है, तो 99 शेयर्स प्रमोटर्स के पास है। तो जो मार्केट में फ्लोट होगा, और जो पब्लिक जिसको बाय करेगी, वो कितने परसेंट हो गए, वो सिर्फ 1% हुआ। इसका मतलब क्या है, एक शेयर हुआ। ठीक है, अभी कंडीशन ये है, दिस इज अ सिनेरियो वन, कि कंपनी के पास टोटल शेयर 100 है, प्रमोटर 99% होल्ड करता है, मार्केट सिर्फ 1% होल्ड कर सकता है। ठीक है, होल्ड कर सकता है, तो इसका मतलब क्या है, ओनली वन शेयर इज अवेलेबल, इन द मार्केट। ठीक है, तो अब देखो, करंटली सिर्फ 100 रुपये पर शेयर वैल्यूएशन चल रहा है कंपनी का। ठीक है, करंटली, या इसको बोलते हैं, यही होता है लास्ट ट्रेडेड प्राइस, फॉर एग्जांपल। ठीक है, लास्ट ट्रेडेड प्राइस में ये जो पर्टिकुलर एक शेयर था जो मार्केट के अंदर आया कूद के, ठीक है, जो एक शेयर था, जो ये वाला शेयर था, एक शेयर मार्केट के अंदर कूद के आया, तो ये आया 100 रुपये में। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं लास्ट ट्रेडेड प्राइस। ठीक है, अभी कोई दूसरा बंदा है, मान लो मैं हूँ, ठीक है, मैं बोलता हूँ कि भाई तू ऐसा कर, ये जो शेयर है ना जो तेरे पास है, मुझे जो ना 200 रुपये में बेच दे, 200 रुपये पर
पर शेयर, क्योंकि मुझे डेस्परेशन है उस पर्टिकुलर शेयर की कि भाई मैं इस कंपनी का शेयर होल्ड करना चाहता हूँ, तो 200 रुपये पर शेयर में। ये मेरी खुद की लॉजिक है, मैं क्यों ऐसा कर रहा हूँ, है ना। या मैं खुद से क्या पता मैं खुद ही पंपिंग करना चाहता हूँ मार्केट की, है ना, मतलब इस कंपनी की वैल्यूएशन, ठीक है, कुछ भी हो सकता है रीज़न। मैं 200 रुपये कोट करता हूँ प्राइस। तो ये जो शेयर होल्डर है बोलता है ठीक है कोई नहीं, ले ले भाई, इसका तो फ़ायदा ही है ना, इसको 200 रुपये मिल रहा है, इसने खरीदा 100 रुपये में था, इसको 200 रुपये मिल रहा है, तो हाँ यहाँ पर ट्रेड हो जाएगा और मेरे पास आ जाएंगे, वो जो पर्टिकुलर एक शेयर था मेरे पास आ जाएगा। तो जब मैंने ये किया तो इससे जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस था वो चेंज हो गया। अब कितना हो गया लास्ट ट्रेडेड प्राइस, 200 रुपये हो गया। तो क्या सडनली मार्केट में जो कंपनी की वैल्यूएशन है, सडनली जो मार्केट में कंपनी की वैल्यूएशन है, क्या वो 200 रुपये पर शेयर नहीं हो जाएगी मेरी वजह से। हाँ, मेरी खुद की डेस्परेशन से, क्योंकि मैंने ओवर प्राइस में मतलब ओवर पेड किया एक पर्टिकुलर शेयर का, और मेरी खुद की डेस्परेशन की वजह से कंपनी का जो प्राइस था, कंपनी की जो वैल्यूएशन थी, उसमें आ गया आर्टिफिशियल हाइक। तो आर्टिफिशियल हाइकिंग या आर्टिफिशियल प्राइसिंग हो गई इस शेयर की मेरी वजह से। अब वो मैंने क्यों किया वो तो पता नहीं ठीक है, मेरी डेस्परेशन की वजह से किया होगा, ठीक है, या मैं पंपिंग करना चाहता हूँ डायरेक्टली। तो इसकी वजह से जो पर्टिकुलर प्राइस है कंपनी की वैल्यूएशन है मार्केट के अंदर, वो हो गई 200 रुपये पर शेयर, ठीक है। तो क्या ये 200 रुपये पर शेयर कंपनी की ट्रू वैल्यू दिखा रही है? नहीं दिखा रही। ये बस ये दिखा रही है कि मैं डेस्परेट था और मैंने वो एक शेयर 200 रुपये में खरीद लिया, मुझे वो खरीदना था कैसे भी करके, ठीक है। ये बस ये दिखा रही है, कंपनी की ट्रू वैल्यू नहीं दिखाती। इसको ही बोलते हैं अनफेयर प्राइस, और क्या बोलते हैं, रिस्की प्राइस, मतलब है ना, अनफेयर प्राइस ही बोलते हैं ना, फेक प्राइस। हाँ, मैंने नाम उसको फेक प्राइस ही दिया है, ठीक है। तो फेक प्राइस, ये है फेक प्राइस, जो कि कंपनी की आर्टिफिशियल प्राइसिंग कर देता है। अभी दूसरी ओर जो है सिनेरियो बी, ठीक है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम मान लो जो एमपीएस रूल लग गया, यहाँ पर एमपीएस रूल लग गया, यहाँ पर एमपीएस रूल लग गया। तो प्रमोटर्स के पास कितना शेयर है? प्रमोटर्स के पास है सिर्फ 75% शेयर, ठीक है। और पब्लिक के पास कितना हो सकता है? वो है 25% शेयर, ठीक है। टोटल हमें पता ही था 100 शेयर है, ठीक है। वही सेम चीज़ अभी करंट इनकी वैल्यूएशन चल रही है, मान लो मार्केट के अंदर वो 100 रुपये पर शेयर चल रही है, ठीक है। तो वही सेम चीज़ होती है। अभी यहाँ पर ज़्यादा अभी यहाँ पर ऊपर क्या था, ऊपर सिर्फ एक ही शेयर घूम रहा था मार्केट के अंदर, तो मतलब एक ही बायर था बस, ठीक है। इनडायरेक्टली वो बायर था और वो सेलर ही था, तो उसने बाद में सेल भी किया ना मेरे को, तो एक ही सेलर था इनडायरेक्टली। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो है ना 24 या 25 अलग से एक सेलर बायर्स आ सकते हैं, है ना। तो मार्केट एक वोलेटाइल मार्केट बन सकता है यहाँ पर, मतलब एक तेज़ मार्केट बन सकता है यहाँ पर। मार्केट में प्राइस कोट हो सकते हैं, नए प्राइस कोट हो सकते हैं। पर मैं दोबारा से वही इंसान, मैंने बोला कि नहीं भाई, मुझे 200 रुपये पर शेयर में दे दो, ठीक है। तो कुछ लोग तो बोलेंगे यस ठीक है, मैं तुम्हें दे देता हूँ 200 रुपये में ये वाला शेयर मैं तेरे को दे देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ बोलेंगे पागल है क्या, 200 रुपये में क्यों ले रहा है, जब इस पर्टिकुलर प्राइस जो पर्टिकुलर शेयर है उसकी अभी वैल्यूएशन 100 रुपीज़ पर शेयर है। तो ऐसा कर, ये वाला बंदा बोलेगा ऐसा कर, तू मेरे को 200 में नहीं, तू मेरे को 105 रुपये में ही दे दे, तू मुझे 105 रुपये दे, मैं तेरे को एक शेयर दे दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या, यहाँ पर कुछ लोग अलग लोग होने की वजह से, क्योंकि भाई इस बंदे को भी अपना शेयर बेचना है ना, ये भी तो मार्केट में वोलेटिलिटी मतलब तेज़ी चाहता है, ठीक है। इसको भी अपने 100 रुपये इस बंदे को भी अपने 100 रुपये 105 रुपये करने हैं, इसको भी तो करना है, इसको भी तो प्रॉफिट चाहिए। पर ये जो बंदा है ये क्या करेगा, 200 रुपये में बेच के, अगर ये 200 रुपये लेके एक शेयर दे देगा, तो भाई क्यों करना चाहेगा कोई भी, जब 105 रुपये का शेयर है प्रेजेंट मार्केट में। ये जो कोट कर रहा है, तो ये जो बोल रहा है तो गलत है। लेकिन कुछ लोग जो थोड़ा प्रॉफिट चाहते हैं वो कोट करेंगे 105 रुपये, बोलेंगे कि तू भाई 105 रुपये मुझे दे और मैं तेरे को एक शेयर दे दूंगा। तो हाँ, मार्केट में बहुत सारे लोग होने की वजह से, बहुत सारे शेयर होने की वजह से, जो ओवरली प्राइस होता है, जो आर्टिफिशियल प्राइस होता है वो वापस नीचे आ जाता है, इन लोगों की वजह से, इन लोगों की हेल्प की वजह से, क्योंकि इनको भी थोड़ा सा प्रॉफिट बनाना होता है, लेकिन गलत वैल्यूएशन के साथ नहीं बनाना होता है ना। तो यहाँ पर मार्केट में जो है शेयर अगर बहुत ज़्यादा ट्रेड होता रहे, बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ शेयर ट्रेड होते रहे, तो जो कुछ लोग गलती करते हैं, या कुछ लोग हाँ बोल देते हैं, खरीद मतलब पर्टिकुलर 200 रुपये का शेयर बेचने को तैयार हो जाते हैं, उसकी मार्केट में पर्टिकुलर प्राइस को करेक्शन मिल जाती है, ठीक है, 105 रुपये में। अब ये बोलेगा ठीक है 105 रुपये में मैं बेच देता हूँ, ये 105 रुपये में इसको दे देगा, और 105 रुपये का शेयर इसको मिल जाएगा और इसको 105 रुपये मिल जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा करके वैल्यू करेक्ट हो जाती है इनडायरेक्टली, ठीक है।
तो अबेंडेंट सेलर्स जो हैं फोर्स करते हैं प्राइस को कि वो वापस एक रियलिस्टिक लेवल पे आ जाए, ना कि जो आर्टिफिशियल लेवल उन्होंने बना रखा है, ठीक है। तो ऐसे करके फ़ायदा होता है। ये होता है पहला, प्राइस डिस्कवरी हो जाना। दूसरा क्या होता है, लिक्विडिटी आना। लिक्विडिटी, लिक्विडिटी, ठीक है। लिक्विडिटी क्या होता है कि एग्जिट डोर प्रॉब्लम होती है, एग्जिट डोर प्रॉब्लम। देखो इसमें भी सेम चीज़ है। नॉर्मली किसी भी मार्केट के अंदर अगर आप एंट्री लेना चाहते हो तो आपको स्टॉक बाय करना पड़ता है, ठीक है। और स्टॉक बाय करना आसान है क्योंकि आपको बस पैसा पे करना है, यू जस्ट हैव टू पे द मनी, ठीक है। बट किसी भी स्टॉक मार्केट के अंदर एग्जिट करना आसान नहीं है, मतलब सेल करना आसान नहीं है। क्यों आसान नहीं है? क्योंकि यहाँ पर लिक्विडिटी मैटर करती है, ठीक है। यहाँ पर मैटर करता है कि भाई सेलर जो सेल करना चाहता है उसके उसके अपोजिट में एक बायर भी तो होना चाहिए लिक्विडिटी प्रोवाइड कराने के लिए, क्योंकि बायर के पास ही तो लिक्विडिटी है, बायर के पास ही मनी है, ठीक है। ये मनी इसको देगा और तभी ये अपना शेयर सेल कर पाएगा। पर कभी कभी ऐसा होता है, मतलब नॉर्मली ऐसा ही होता है, अगर ये 99% शेयर अपने पास रख लें प्रमोटर और सिर्फ एक ही शेयर घूमता रहे, तो मुझे बताओ क्या लिक्विडिटी आ पाएगी? एक की तो शेयर है, ठीक है। तो एग्जांपल लेते हैं, अगर वो एक शेयर मेरे पास है रुपये 500 रुपये में, ठीक है। ये जो एक शेयर मेरे पास 500 रुपये में है, और जब मैं इसको बेचने जाऊँगा मार्केट के अंदर, बिकॉज वो मुझे कोई इमरजेंसी है, मान लो मुझे कोई मेडिकल इमरजेंसी है जिसकी वजह से मुझे लिक्विडेट करना है अपना पर्टिकुलर स्टॉक, ठीक है, जो कि जिसकी प्राइसिंग है 500 रुपये, और कोई ख़रीदने को यहाँ तैयार नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ना लोग ज़्यादा हैं, एक ही तो शेयर घूम रहा है बस, ठीक है। ना लोग हैं, लोग इसलिए नहीं है क्योंकि शेयर ही नहीं है, शेयर तो सिर्फ एक ही था, तो मैं इस पर्टिकुलर चीज़ को बेच नहीं पाऊँगा, ठीक है। और अगर मैं बेचूंगा भी तो मैं कैसे बेचूंगा? मैं इसका प्राइस बहुत ज़्यादा ड्रॉप कर दूंगा, भाई 300 रुपये में तो ले लो एटलीस्ट, वहाँ तब भी लोग नहीं लेंगे, तब भी बोलेंगे 200 रुपये कर। तो मैं बहुत लॉस में, या तो मैं बहुत लॉस में पैसा निकाल पाऊंगा, या मुझे इस पर्टिकुलर शेयर को मैच्योरिटी, अगर मैंने कोई कॉर्पोरेट वाला बॉन्ड लिया है तो मुझे उसे मैच्योरिटी तक होल्ड करना पड़ेगा। यही दो तरीक़ों से मैं एग्जिट ले पाऊंगा। नॉर्मली अगर स्टॉक होता है तो इसी के थ्रू ले पाते हैं ना, कि प्राइसिंग कम करके ही एग्जिट ले पाते हैं। तो एग्जिट की प्रॉब्लम आ जाती है कि एग्जिट नहीं हो पाता क्योंकि लिक्विडिटी है ही नहीं मार्केट के अंदर, क्योंकि एक ही तो शेयर घूम रहा है। और अगर हम मान लो बहुत सारे शेयर घूम रहे हैं तो बहुत सारे बायर और सेलर हैं, और बहुत सारे प्राइस कोट करने को भी तैयार हैं लोग, तो फिर आप आराम से इसको एक टैप में बेच पाते हो चीज़ें, है ना। तो ये जो MPS है वो यही काम करता है। एक तो प्राइस डिस्कवरी कराता है, दूसरा लिक्विडिटी मेंटेन करके चलता है मार्केट के अंदर, कि लिक्विडिटी बनी रहे, क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे डिफरेंट डिफरेंट प्राइस को कोट करने के लिए, सेल प्राइस और बाय प्राइस, ठीक है। इसके अलावा क्या प्रॉब्लम है? इसके अलावा एक और प्रॉब्लम है जिसको थर्ड प्रॉब्लम बोलते हैं, प्रिवेंट। ये जो पर्टिकुलर MPS वाला नॉर्म है ये प्रिवेंट करता है, प्रिवेंटिंग मैनिपुलेशन, ठीक है। देखो जो भी ऐसे मार्केट होते हैं ना, या जो भी ऐसी कंपनीज होती हैं या स्टॉक होते हैं जहाँ पर लो फ्लोट होता है, लो फ्लोट मतलब कम शेयर फ्लोट होते हैं, मतलब 1% शेयर फ्लोट होते हैं, वहाँ पर जो है ना ये जो लोग होते हैं, कुछ लोगों को बोलते हैं ऑपरेटर्स, ठीक है। वो ऑपरेटर्स आके जो है ना मार्केट में अपने सिस्टम अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को चलाते हैं, मतलब पंपिंग और डंपिंग करते हैं, मार्केट मैनिपुलेशन करते हैं। इसमें फंस जाता है कौन? इन्वेस्टर्स फंस जाते हैं। कैसे? देखो अभी मुझे पता है, मैं मान लो मैं एक ऑपरेटर हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं कॉर्नरिंग करूँगा, मैं कॉर्नर करूँगा सारे के सारे शेयर्स को। मुझे ये पता है कि क्योंकि इस कंपनी ने सिर्फ 1% ही अपने शेयर मार्केट के अंदर डाल रखे हैं, जो कि हैं 1000 शेयर फॉर एग्जांपल, तो मैं चुपचाप क्वाइटली ये 1000 शेयर खरीद के रख लूँगा, ठीक है। इसको बोलते हैं कॉर्नर करना शेयर अपने पास, ठीक है। फिर मैं करूँगा मार्केट के अंदर पंपिंग कैसे करूँगा? मैं अपने दोस्त को बोलूँगा, भाई तू ऐसा कर, तू ये जो मेरे जो शेयर है ना, ये 1000 शेयर जो है तू मुझसे खरीद ले, 100 रुपये में खरीदे थे, मान लो 100 रुपये में इसने खरीदे थे, तू मुझसे खरीद ले 200 रुपये में सीधे। तो इसका जो दोस्त है, इसका जो फ्रेंड है वो 200 रुपये में खरीद लेगा, ठीक है। फिर ये दोबारा क्या करेगा, ये दोबारा इससे खरीद लेगा, जो ऑपरेटर है दोबारा अपने फ्रेंड से खरीद लेगा, कितने रुपये में? 220 रुपये में, 220 रुपये में। फिर ये दोबारा रिवर्स प्रोसेस करेगा, अपने दोस्त को बोलेगा तू इस बार जो है ना 300 रुपये में खरीद ले। तो ऐसे करके ये जो है ना मार्केट के अंदर प्राइस को पंप करते रहेंगे, प्राइस को शूट अप करते रहेंगे, क्योंकि मार्केट में हैंड्स चेंज हो रहे हैं ना, आपके स्टॉक चेंज हो रहे हैं, वैल्यूएशन बढ़ रही है इनडायरेक्टली, है ना, अलग अलग प्राइसिंग कोट करके, वो भी हाई प्राइस कोट करके वैल्यूएशन बढ़ा रही है कंपनी की। तो इससे क्या है, जो मार्केट में जो प्राइस है पर्टिकुलर शेयर का वो बूस्टअप होगा, पंप अप होगा। तो कितने तक? मान लो इसने 500 तक पंप अप किया, ठीक है।
तो हम जैसे इन्वेस्टर्स को क्या लगेगा कि ये शेयर जो है ना डेली बढ़ रहा है, ये शेयर की ग्रोथ डेली बढ़ रही है, लेकिन हमें ये नहीं पता होगा वो ऑपरेटर की वजह से बढ़ रही है। तो हम आएंगे इन्वेस्ट करने के लिए, हम सारा पैसा जो है इसमें इन्वेस्ट करेंगे। तो हम जब इन्वेस्ट करेंगे तो ये ऑपरेटर हमको बेच देगा, हम जैसे इन्वेस्टर्स को बेच देगा सारे के सारे शेयर्स, ठीक है। फिर जैसे ही ये ऑपरेटर ने अपने सारे के सारे शेयर बेच दिए इन्वेस्टर्स को, तो ये प्रॉफिट कमा के ऑपरेटर जो है प्रॉफिट कमा के निकल जाएगा, आउट हो जाएगा गेम से, बाहर भाग जाएगा, ठीक है। तो अब सारे के सारे शेयर किसके पास हैं? इन्वेस्टर्स के पास। तो अब जो जो पंप अप कर रहा था, जो बाइंग और सेलिंग कर रहा था, वो तो था ऑपरेटर, वो तो भाग गया, वो तो अपने पैसे लेके भाग गया, प्रॉफिट लेके भाग गया। इन्वेस्टर्स इतनी बाइंग और सेलिंग करते नहीं है ना, करेंगे नहीं। तो हमें पता था कि प्राइस डिस्कवरी हो जाती है अगर हम नॉर्मल ट्रेड करते रहते हैं। तो ये आपस में ही ट्रेड करते रहेंगे, जो ये इन्वेस्टर्स हैं। जब ये आपस में ट्रेड करेंगे और ज़्यादा खरीदने वाले नहीं होंगे और बेचने वाले नहीं होंगे, तो क्या होगा? प्राइस अपने आप ड्रॉप होना स्टार्ट हो जाएगा, और प्राइस जो रियल वैल्यूएशन है उस तक मैच हो जाएगा। तो मान लो अगर स्टॉक की जो रियल प्राइस थी 100 रुपये, वो 100 रुपये में अपने आप कूद जाएगा, ठीक है। यहाँ इस मार्केट की, जिसकी वजह से किसको लॉस होगा? इन्होंने खरीदा तो 500 रुपये में था, लेकिन रियल वैल्यूएशन की वजह से जहाँ पर स्टॉप हो गई है बाइंग, क्योंकि ऑपरेटर भाग गया है, तो इन्वेस्टर को बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो ये इसी चीज़ों से बचाता है कि अगर यहाँ पर मान लो बहुत सारे शेयर हों, मान लो 25% शेयर हों, ठीक है। मान लो 25,000 शेयर हों, जो कि 25% बनता है, 25,000 शेयर्स हों, तो इससे क्या होगा? ये ऑपरेटर अपना गेम नहीं खेल पाएगा ये, क्योंकि इतनी ज़्यादा वैल्यूएशन होगी इन 25,000 की कि ये तो एक तो खरीद नहीं पाएगा इतने। अगर खरीद भी लेगा तो ये इस चीज़ को नहीं कर पाएगा कि अपने दोस्त को ही सारे बेच दे और फिर तब प्राइस हाई कब करे, फिर इसका दोस्त सारे इसको बेच दे तब प्राइस हाई कब करे, क्योंकि और भी होंगे लो प्राइस पे खरीदने वाले, वो बार बार लो पे कोट करेंगे, ठीक है। इसने तो 200 पे कोट कर दिए थे, इसके दोस्त ने तो 200 पे कोट किया था, लेकिन यहाँ पर और लोग भी तो होंगे, बोलेंगे पागल है क्या, जो पुराना वाला केस बताया था, पागल है क्या, ये तो सिर्फ 105 रुपये में हो सकता है। तो बस ऐसे करके वो धीरे धीरे प्राइसिंग बढ़ेगी, तो ये गेम नहीं खेल पाएगा ऑपरेटर यहाँ पर। तो यही फ़ायदा होता है एमएसपी होने का, ठीक है, सॉरी एमपीएस होने का, मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग होने का, एटलीस्ट 25%, कि मार्केट में प्राइस डिस्कवरी हो पाए, मार्केट में कोई फ्लक्चुएशंस ना क्रिएट हो फालतू की, जिसको बोलते हैं मतलब मैनिपुलेशन क्रिएट ना हो, और मार्केट के अंदर लिक्विडिटी बनी रहे। इसलिए सेबी ने ये इस नॉर्म को लेके आए और ये मानना पड़ता है, ठीक है। अभी डिसइन्वेस्टमेंट और एसेट मोनेटाइजेशन क्या होता है? लीज मॉडल। तो हेडलाइन मेंशन क्या करती है? एसेट लीजिंग अलग होती है और डिसइन्वेस्टमेंट अलग होता है। जो हमारी आईडीबीआई और एलआईसी के अंदर हो रहा है उसको बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट, ठीक है, जहाँ पर अपनी ओनरशिप सेल करते हैं। और जब गवर्नमेंट अपनी ओनरशिप सेल कर देती है तो उसके मतलब मैनेजरल पार्ट खत्म हो जाता है गवर्नमेंट का। लेकिन एसेट मोनेटाइजेशन में ये अलग चीज़ है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उस पर्टिकुलर एसेट को यूज़ करने का राइट देती है वो, लीजिंग द राइट टू यूज़ द पर्टिकुलर एसेट विदाउट सेलिंग द एसेट इटसेल्फ, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक डिफरेंस है। मतलब गवर्नमेंट जो है अपने नेशनल हाईवे को सेल नहीं कर सकती, लेकिन वो उसको लीज पे दे सकती है, उसका उसका राइट टू कलेक्ट टोल, ठीक है। अभी वो प्राइवेट कंपनी को ऐसा करेगी, मान लो देखो प्राइवेट कंपनी है, उसको बोलेगी ठीक है ये तुम जो है ना ये जो पर्टिकुलर हाईवे है तुम इसे लीज पे ले लो, इसका जो राइट टू कलेक्ट टोल है तुम इसे लीज पे ले लो, और हमें कोई अपफ्रंट पेमेंट दे दो 5,000 करोड़ की। तो ये 5,000 करोड़ रुपये रख लेगी गवर्नमेंट अपने पास, और इस 5,000 करोड़ को कौन कलेक्ट करता रहेगा? ये प्राइवेट प्लेयर कलेक्ट करता रहेगा धीरे धीरे, ठीक है। तो जो सेक्रेटरी है उन्होंने बोला कि दिस इज़ अ काइंड ऑफ स्ट्रॉन्ग पाइपलाइन, जो कि ये करने ही वाले हैं, मोनेटाइज करेंगे ये पावर ग्रिड ट्रांसमिशन लाइन को और NHAI हाईवेज़ को और गेल को, गैस अथॉरिटी पाइपलाइंस को। क्यों करना पड़ता है नॉर्मली? प्राइवेट कंपनी मतलब गवर्नमेंट क्यों ऐसा करती है कि फिर मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं आता इनके पास, ठीक है। सारा का सारा मेंटेनेंस कॉस्ट किसको देना पड़ता है? प्राइवेट प्लेयर्स देते हैं फिर, ठीक है। तो ये भी था एक। अगला एमपीएस का प्रेशर भी तो है पीएसयू बैंक्स पे, अपार्ट फ्रॉम आईडीबीआई और एलआईसी। द रिपोर्ट मेंशन कि स्टेक सेल्स इन सेलेक्टिव पब्लिक सेक्टर बैंक्स वो भी होने वाली है, क्योंकि सेबी का ये पर्टिकुलर रूल है जिसमें 25% पब्लिक फ्लोट होना चाहिए। तो बहुत सारे जो पीएसबी बैंक्स हैं उसमें क्या है, गवर्नमेंट की अभी भी 80 से 90% ओनरशिप है, जिसको हमें एटलीस्ट 25% मतलब इनडायरेक्टली ओनरशिप 75% तक लेके आनी है गवर्नमेंट की, ठीक है। तो टू मीट दिस पर्टिकुलर रूल द गवर्नमेंट मस्ट सेल द शेयर्स, और इसी को ही बोलते हैं फोर्स डिसइन्वेस्टमेंट। अब यहाँ पर करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये रूल मानना पड़ेगा। और क्यों ये रूल मानना पड़ेगा हमने अभी डिस्कस किया है ना, कि 3 चीज़ों की वजह से मानना पड़ता है।
आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब अगली न्यूज़ आती है, बजट 2026-27 अनवील्स 3-pronged MSME ग्रोथ स्ट्रेटजी, जिसके अंदर क्या है, कंप्लाइंस ईज किया गया है और लिक्विडिटी रिलीफ दिया गया है और इक्विटी पुश किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर एक बार ये देख लेते हैं ये है क्या क्या चीज़। ठीक है, तो यूनियन बजट में ये बोला है कि गवर्नमेंट ने कुछ क्या रिकॉग्नाइज किया, गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज किया कि जो MSME की ग्रोथ है ना, तो अगर MSME ग्रो करना चाहती है माइक्रो स्मॉल सेक्टर से, एंटरप्राइजेस से, और अपनी चैंपियन कैटेगरी में जाना चाहती हैं, तो उनको सिर्फ और सिर्फ लोन नहीं चाहिए, उनको और भी पर्टिकुलर स्ट्रक्चरल सपोर्ट चाहिए। तो गवर्नमेंट को स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड कराना चाहती है, तो उसके लिए कौन सी स्ट्रेटेजी अपना रही है, 3-pronged प्लान, जिसके अंदर वो कंप्लायंस को ईज ऑफ करेगी, लिक्विडिटी प्रोवाइड कराएगी या इक्विटी पुश देगी। ठीक है, अब हम अलग अलग देखेंगे कि है क्या। तो इसमें हाई कॉम्प्लायंस है ना, मैंने आपको बता दिया, कैश फ्लो ब्लॉकेज को ख़त्म करेगी और लैक ऑफ कैपिटल ग्रोथ को भी ख़त्म करने की कोशिश करेगी। तो एक बार देखते हैं क्या है। देखो, एक तो है प्रोफेशनल असिस्टेंस द पैरा प्रोफेशनल मॉडल। तो ये इस बार पैरा प्रोफेशनल मॉडल को लेके आए हैं। नॉर्मली क्या होता है, देखो MSME बहुत छोटे छोटे लेवल पे काम कर रही होती है। ठीक है, उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो फुल फ्लैज चार्टर्ड अकाउंटेंट को हायर कर पाएँ या कंपनी सेक्रेटरी को हायर कर पाएँ फॉर देयर रूटीन कंप्लाइंस। अभी कंपनी कोई कितनी भी छोटी हो, उनको हमेशा GST फाइलिंग तो करनी होगी। जो टैक्स डिडक्टेड एज सोर्स है उसको भी देखना पड़ेगा, इनकम टैक्स को भी देखना पड़ेगा, MCA फाइलिंग को भी देखनी पड़ेंगी। पर ये सब चीज़ें जो हैं ये बहुत एक्सपेंसिव होती हैं, क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट इन चीज़ों के लिए बहुत पैसा लेता है। क्यों लेता है? क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट अपने देश में कम है, तो ये रिटेंशन के लिए अपने बहुत बड़ा प्रीमियम चार्ज करते हैं कंपनी से, MSME से। तो MSME नहीं कर पाती है ये चीज़, क्योंकि MSME के लिए बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है फॉर स्मॉल माइक्रो एंटरप्राइजेस। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या है? गवर्नमेंट ने बोला कि देखो, हम जो है ना टॉप इंस्टीट्यूट में, जो कि ICAI है, ICSI है और ICWAI है, यहाँ पर कुछ नए नए लोगों को ट्रेन करेंगे। और वो नए लोग कौन से हैं? वो नए लोग वो हैं, मान लो जो कॉमर्स ग्रेजुएट हैं, जिन्होंने BCom कर रखा है, या वो फाइनल ईयर स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी अपने एग्ज़ाम पास नहीं किए हैं, लेकिन वो CA या CS बनने के राह पे हैं। ठीक है, तो उन लोगों को ये जो बड़े बड़े एपेक्स बॉडी है ना, ये ट्रेन करेंगे और क्या देंगे इनको, एक्रेडिटेड पैरा प्रोफेशनल का सर्टिफिकेट देंगे। तो इससे क्या है, जो जो छोटे मोटे काम होते हैं ना, जो GST फाइलिंग होती है, बेसिक बुक कीपिंग करनी होती है, तो ये लोग कर लेंगे वो चीज़, है ना। ना कि उसके लिए मुझे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हायर करना पड़ेगा या कंपनी सेक्रेटरी हायर करना पड़ेगा। तो मेरे नॉर्मल कामों में हो जाएंगे। जैसे मैं अगर वुंड को ड्रेस करना चाहता हूँ, है ना, कोई किसी बंदे को चोट लग गई है, उसका वुंड लग गया है बहुत छोटा सा, है ना, उसको उसकी ड्रेसिंग करनी है, तो क्या मैं पूरे प्रोफेशनल डॉक्टर को बुलाऊंगा? नहीं बुलाऊंगा ना, मैं तो सिर्फ एक नर्स के पास जाऊंगा, एक पैरामेडिक के पास जाऊंगा और बोलूंगा बस ड्रेसिंग कर दे, जो कि 10 से 20 रुपये ले लेगा बस। और मैं बड़े डॉक्टर को लूँगा, बोलूँगा कि तू कर, तो वो अपनी फीस चार्ज करेगा, जो कि उसकी 1,000 से 2,000 रुपये होगी। तो यही बोल रहे, थिंक ऑफ देम एज अ पैरामेडिक्स फॉर फाइनेंस, जस्ट एज दे डू नॉट नीड अ सीनियर सर्जन टू ड्रेस अ माइनर वुंड, यू डू नॉट नीड अ सीनियर CA फॉर द बेसिक डाटा एंट्री। तो इसके लिए छोटे छोटे लोग तो नहीं बोलेंगे, यंग प्रोफेशनल्स को थोड़ा सपोर्ट देंगे, क्योंकि यंग प्रोफेशनल को भी क्या मिलेगा, वाइट कॉलर जॉब मिल जाएगी इससे। वो एक गिग वर्कर की तरह भी काम कर सकते हैं यहाँ पर, है ना, पार्ट टाइम आए, एक हफ्ते के अंदर 2 बार आए और ये अपनी अकाउंट मेंटेन करके जाएँ, मतलब MSME की अकाउंट या बैलेंस शीट मेंटेन करके जाएँ, उसमें GST फाइलिंग करनी हो, जो भी उनको करना हो वो करके जाएँ। ठीक है, तो MSME को क्या है, अफोर्डेबल कॉस्ट में मिल जाएगा चीज़ें, है ना, मतलब प्रोफेशनल मिल जाएंगे, ट्रेड प्रोफेशनल मिल जाएंगे, जो कि उनकी डे टू डे कॉम्प्लाइंस को वो करते रहेंगे, और इसकी वजह से जो उनके ऊपर ओवरहेड कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाएगा। तो पहली चीज़ यही है। ठीक है, और जो एरर नॉर्मली क्या होता था कि ये जो ना कुछ अनस्किल्ड लोगों को हायर कर लेते थे। क्यों? क्योंकि वो एक्रेडिटेड नहीं होते थे। तो इन्होंने इसमें इसलिए एक्रेडिटेड बोला है कि जो जो अब लोग हायर करोगे, जो ये जो पर्टिकुलर प्रोफेशनल्स होंगे, जो इनके पास सर्टिफिकेट होगा, ये दर्शा रहा होगा कि ये आपकी बैलेंस शीट के अंदर गलती नहीं करेंगे, इनको आते होंगे वो काम करने, और स्केलेबिलिटी बढ़ा देंगे। दूसरी ओर ये ब्रिज कर सकते हैं टू द क्रेडिट। मान लो किसी MSME की बैलेंस शीट अच्छी है तो क्या फ़ायदा होगा उसको? उसको ये फ़ायदा होगा कि जब वो बैंक के पास जाके लोन लेने की कोशिश करेगा, तो उसको आराम से लोन मिल जाएगा, क्योंकि इसकी बैलेंस शीट बहुत क्लीन है। और वो क्यों क्लीन है? क्योंकि उसने कम कॉस्ट के अंदर एक एक्रेडिटेड पैरा प्रोफेशनल को हायर करा हुआ था, जिसने अपना काम अच्छे से किया। बस यही स्टोरी है। ठीक है, आगे। ठीक है, अगला है लिक्विडिटी एंड टैक्स रिलीफ, अनब्लॉकिंग द कैश एंड एरर। सम बिजनेस ऑफन स्ट्रगल विद द कैश फ्लो एंड फियर द टैक्समैन, मतलब जो हमारे टैक्स ऑफिशियल्स होते हैं उनसे डरती है। ठीक है,
तो ये जो चीज़ है ये जो पर्टिकुलर लिक्विडिटी एंड टैक्स रिलीफ है ये इस चीज़ को ही हेल्प करेगा, ठीक है। तो इसमें थोड़ी स्टोरी पढ़ते हैं। क्या है कि मैनी ऑपरेटर्स जो एमएसएमई ऑपरेट होती हैं वो मैन पावर एजेंसीज होती हैं, मतलब वो सिक्योरिटी गार्ड की फैसिलिटी प्रोवाइड कराती हैं या कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स प्रोवाइड कराती हैं। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो प्रॉफिट मार्जिन होता है ना बहुत ही कम होता है। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा जो प्रॉफिट होता है वो इनकी सैलरी देने में चला जाता है, ठीक है। इन सब लोगों के मेंटेनेंस और सैलरी में चला जाता है। तो यहाँ पर जो प्रॉफिट मार्जिन होता है जो कि मैन पावर एजेंसीज होती हैं एमएसई, क्योंकि नॉर्मली एमएसएमई मैन पावर एजेंसीज को ही ऑपरेट करती है, तो वहाँ पर जो मार्जिन होता है बहुत थिन होता है, बहुत कम होता है, 2 से 4%। तो पेन ये है कि गवर्नमेंट ने ऐसा बोल रखा है कि एक हाई टैक्स मतलब हाई टीडीएस डिडक्ट करो, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, मतलब 2 से 10% करो फ्रॉम द बिल। तो इसकी वजह से क्या होता है, इनका एंटायर प्रॉफिट मार्जिन जो है वो लॉकअप हो जाता है गवर्नमेंट के पास, ठीक है, गवर्नमेंट के कॉफर्स के अंदर लॉकअप हो जाता है अंटिल दे गेट अ रिफंड नेक्स्ट ईयर, ठीक है। तो इसी चीज़ को सिंप्लीफाई करा है, सिंप्लीफाई किया है टैक्स टीडीएस रूल को, मतलब इन लोगों के लिए जो कि मैन पावर एजेंसीज हैं, ऐसी एजेंसीज हैं, उनको टीडीएस जो है ना सिर्फ 0.5% या मैक्स टू मैक्स 1% देना होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर ये चीज़ लोअर करी गई है, जिसकी वजह से इनके पास एमएसएमई के पास बहुत ज़्यादा कैश होगा कि वो सैलरी दे पाएँ टाइमली, या वो अगर कोई रॉ मटेरियल बनाने वाली है, मतलब कोई मैन्युफैक्चरिंग एमएसएमई है, तो उनके पास रॉ मटेरियल खरीदने का पैसा हो, ठीक है। तो वो इन चीज़ों के लिए किया है। अब ये हो नॉर्मली क्या होता है देखो, अगर उन्होंने हाई टीडीएस कट कर लिया, लेकिन तब भी उनको रिफंड तो मिल जाएगा नेक्स्ट ईयर, लेकिन दिक्कत ही वो है कि उनको नेक्स्ट ईयर मिलेगा। नेक्स्ट ईयर अभी यही सेम कॉन्सेप्ट जाता है कि आपके पास जो कैश है, जो भी कैश है वो आज का कैश ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या आने वाले टाइम में आपको जो कैश मिलेगा वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? भाई आज का है, क्योंकि आज के कैश से आप कुछ भी कर सकते हो, आज के मनी से आप कुछ भी कर सकते हो। आप उसको एफडी में डाल सकते हो, उससे इंटरेस्ट कमा सकते हो, आप किसी को उधार दे सकते हो, उससे इंटरेस्ट कमा सकते हो। मतलब ये यूजेबल मनी है जो आएगा फ्यूचर में 1 साल बाद विद वेरी लेस इनकम, वेरी लेस टैक्स, मतलब वेरी लेस इंटरेस्ट बोल दो, ठीक है, वेरी लेस इंटरेस्ट। वो मनी ज़्यादा यूज़फुल नहीं है, तो आज का मनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, इसलिए ये कम टीडीएस करना चाहते हैं, ठीक। अगला है एक्सटेंडेड टाइमलाइंस। हाँ, इन्होंने एक्सटेंड भी कर दिया है टाइमलाइंस फॉर द रिवाइज रिटर्न। तो हमने देखा था कि जो एमएसएमईज होती हैं इनकी जो टैक्स रिटर्न्स होते हैं थोड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं ना, मतलब इनको इनको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है उसमें, इनके पास ऐसे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स भी नहीं होते हैं ना, तो कभी कभी मैनुअल एरर होने के चांसेस होते हैं। तो इनके लिए वो 31 अगस्त कर दिया है फाइनल, जो लास्ट डेट है रिटर्न की, है ना, कि आप इस तक रिटर्न कर सकते हो, ठीक है। और ये भी बोला है कि जो बैंक्स हैं या कंपनीज़ हैं वो अपनी तरफ से ही जो है मेन आईटीआर जो है आपकी भर के दें, ठीक है, अपनी तरफ से, कि आपको आपको आप जब खुद से करो आईटीआर फाइलिंग तो उसमें एरर ज़्यादा होती हैं, लेकिन अगर कंपनी आपको भर के देगी तो वो उसमें एरर होने के चांसेस ही नहीं होते हैं। तो एमएसएमई जो है नॉर्मली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को लैक करती है और ज़्यादातर वो मैनुअली एरर करती रहती है, जिसकी वजह से वो अपनी डेडलाइन को मिस कर देते हैं टू फिक्स एन पर्टिकुलर एरर, जो कि क्या इनवाइट करता है, फेस करनी पड़ती है इनको पेनल्टीज या मोर स्क्रूटिनी, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने ये किया है कि इनको एक सेफ्टी नेट प्रोवाइड किया गया है जहाँ पर इनके पास थोड़ा टाइम भी होगा, थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम भी होगा कि वो अपनी मिस्टेक को करेक्ट करके वापस रीफाइलिंग कर सकते हैं, ठीक है। और उसके लिए भी उन्होंने डेडलाइन को एक्सटेंड कर दिया है, तो वही सेम चीज़ है, ठीक है। इक्विटी द SRI फंड टॉप अप, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एक एमएसएमई को, क्योंकि हमारे हमारे देश में बहुत ज़्यादा एमएसएमई है, 3.6 मिलियन एमएसएमईज हैं, ठीक है। तो हर एक एमएसएमई को पर्टिकुलर लोन की ज़रूरत पड़ती है ना। आप अगर अपने आप को वो डेवलप करना चाहती हैं, अपने आप को एक अलग लेवल पे लेके जाना चाहती हैं, या रॉ मटेरियल के थ्रू कुछ मैन्युफैक्चरिंग करना चाहती हैं, तब भी उनको एक वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन वो वर्किंग कैपिटल उनको मिलती कैसे है? मोस्टली जो है स्कीम्स जो होती हैं वो एक डेप्ट या लोन प्रोवाइड कराती हैं। लेकिन गवर्नमेंट क्या बोल रही है यहाँ पर, वो डेप्ट ना प्रोवाइड करा के एक इक्विटी वाला मेथड यूज़ करें, इक्विटी ओनरशिप यूज़ करें, ठीक है। और इक्विटी ओनरशिप कैसे लेंगी? वो SRI फंड के थ्रू लेंगी। तो एक SRI फंड है जिसको बोलते हैं सेल्फ रिलायंट इंडिया। तो इस फंड में क्या है देखो, इस फंड में दो चीज़ें हैं। पहला, द एंकर जो मेन SRI फंड है, SRI फंड है। तो इसके अंदर कौन 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 है? गवर्नमेंट है, और एक है NSIC होता है नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन, ठीक है, NSIC। ये मिलके जो है ना एक पूल क्रिएट करती है मनी का, ठीक है, जिसको बोलते हैं SRI, ठीक है, सेल्फ रिलायंट फंड है ना, सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड, ठीक है। तो उसको SRI बोलते हैं। तो
ये एक पर्टिकुलर फंड उन्होंने बना दिया। अब इसके अलावा होता है द एक्सपर्ट। दूसरा, द एक्सपर्ट क्या करता है, वो नॉर्मली होते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट या प्राइवेट इक्विटीज़ है ना, प्राइवेट इक्विटी फंड्स, या तो वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं या प्राइवेट इक्विटी फंड्स होते हैं। तो ये गवर्नमेंट क्या करती है, द एंकर क्या करता है, वो अपने पूल में से फॉर एग्जांपल 1 करोड़ रुपीज़ निकाल के दे देगा एक्सपर्ट्स को, ठीक है, इनको दे देगा 1 करोड़ रुपीज़, ठीक है, और बोलेगा इनको कि भाई तुम ऐसा करो, ये 1 करोड़ रुपीज़ अपने पास रखो, और तुम एक वेंचर कैपिटलिस्ट हो, मतलब तुम वेंचर कैपिटलिस्ट हो और एक प्राइवेट इक्विटी फंड मैनेज करते हो, तुम ऐसा करो, तुम एडिशनली 4 करोड़ रुपीज़ रेज करो मार्केट से या कहीं भी जो भी तुम करते हो, और प्लस फिर टोटल तुम 5 करोड़ रुपीज़ लेके अपने पास कुछ ऐसी एमएसएमई को ढूंढो जिनमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है और उनको फंड करो। तो ये ऐसे फंड कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, गवर्नमेंट का 1 करोड़ रुपीज़ इनडायरेक्टली कितना पूल जनरेट कर रहा है, 5 करोड़ रुपीज़ थ्रू द हेल्प ऑफ द एक्सपर्ट, जो कि वीसीज हैं या पीई फंड्स हैं। तो ये ऐसा कर रहा है। तो माना जा रहा है कि जो गवर्नमेंट का, अगर मान लो गवर्नमेंट 10,000 करोड़ रुपये लगाती है अपने इस फंड के अंदर, तो इसके थ्रू वो कितना फंड मोबिलाइज कर पाएगी, 50,000 करोड़ रुपीज़, ठीक है। इससे कितनी सारी एमएसएमईज को हेल्प मिल पाएगी, है ना, वो बूस्ट हो पाएंगी। तो ये स्ट्रक्चर है ऐसा एसआरआई का, कि गवर्नमेंट एक पूल बनाती है, उसमें से कुछ पार्ट जो है द एक्सपर्ट को देती है, जिसके अंदर वीसी और पीई फंड्स होते हैं, वो अपने हिसाब से कुछ फंड रेज करते हैं और फिर उसको ऐड करके एमएसएमई को दे देते हैं। लेकिन ये एमएसएमई को क्या लोन देते हैं? नहीं, ये एमएसएमई को जब देते हैं ना, ये पर्टिकुलर मान लो कोई अमाउंट दिया, उसके बदले एमएसएमई की ले लेते हैं इक्विटी, क्योंकि इक्विटी एक ऐसा जरिया है जहां पर आपको इमीडिएट पेमेंट नहीं करना, आपकी कंपनी ग्रो होगी, इक्विटी ग्रो होगी और आपका प्रॉफिट ग्रो होगा इनडायरेक्टली, है ना। तो जो भी वेंचर कैपिटलिस्ट ने एक पर्टिकुलर एमएसएमई के अंदर इक्विटी खरीदी होगी, अगर मान लो एमएसएमई ग्रो करती है, तो क्या जो वेंचर कैपिटलिस्ट के पास इक्विटी है वो भी ग्रो करेगी अपने आप, ऐसे वेंचर कैपिटलिस्ट को भी फायदा होगा। हाँ, तो इसलिए गवर्नमेंट ने बोला है कि तुम एक पोटेंशियल एमएसएमई को ढूंढना, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक बेकार एमएसएमई को ढूंढ दिया और उसको पैसा दे दिया तो तुम्हारा पैसा तो जाएगा ही जाएगा, हमारे भी चला जाएगा कुछ पार्ट उसमें से। तो ऐसे ऐसे करके वो हेल्प करना चाहती है एमएसएमई को थ्रू द इक्विटी मॉडल, जहाँ पर वो डेप्ट ना दे के इक्विटी देना चाहती है। क्योंकि डेप्ट की प्रॉब्लम ये है कि आपको ईएमआई भरनी पड़ती है, हर मंथ आपको ईएमआई देनी पड़ेगी, लेकिन इक्विटी में यही फायदा होता है कि इक्विटी में कोई ईएमआई नहीं देनी होती। दिस इज अ स्लो मनी, एक एक पेशेंट मनी होता है, एक पेशेंट कैपिटल होती है कि पहले तुम ग्रो कर लो फिर तुम पैसा दे देना वापस। अब इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव से सिर्फ ये नहीं है कि एमएसएमई जो है उसको फंड मिल जाए, नहीं, कि ये भी चाहते हैं कि एमएसएमई जो है, जो एमएसएमई कैटेगरी है उससे ऊपर चली जाए, है ना, एक बिग जायंट बन जाए। इनडायरेक्टली ये चाहती है गवर्नमेंट कि, क्योंकि वीसीज हेल्प करेंगे ना उस चीज़ के लिए, वीसीज वो टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करेंगे ना, मॉडर्न टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करेंगे, स्केल अप करेंगे, है ना, अपना सपोर्ट देंगे। तो ऐसे क्यों देंगे, क्योंकि वो भी डरे हुए हैं, क्योंकि उनके पास इक्विटी है एमएसएमई की, ठीक है, ये डूबेंगे तो वो भी डूबेंगे। तो ये चीज़ है। अभी वीसीज को एग्जिट कैसे मिलेगा वो भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखो, वीसी दो तरीके से एग्जिट ले सकती है। ऑप्शन ए कैसे एग्जिट लेगी, या तो ये अपनी सारी की सारी इक्विटी एक बार प्रॉफिट होने पर किसी दूसरे प्राइवेट प्लेयर को सेल कर दे। मान लो किसी VC2 को सेल कर दे, ठीक है, एक तरीके से ऐसे एग्जिट हो सकती है ये जो VC है, जो मेन इन्वेस्टर था। दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन ये है कि जो कंपनी है, ये जो एमएसएमई है, इसको लिस्ट करा दे मार्केट के अंदर। जैसे ही वो लिस्ट कराएगी मार्केट के अंदर, ये अपने अपने सारे के सारे जो मनी है उसको बेच बाज के निकल लेंगे, ठीक है। तो इसका फ़ायदा क्यों है, एक इजी एग्जिट क्यों चाहिए वीसीज के लिए, क्योंकि अगर वीसीज सही टाइम पे एग्जिट कर पाएंगी एक अच्छा प्रॉफिट लेके, तो जो मनी होगा वो क्या दोबारा से नहीं चला जाएगा ऐसा SRI वाले कंडीशन के अंदर, हाँ वो दोबारा चला जाएगा, फिर और एमएसएमई को फ़ायदा मिलेगा, फिर और एमएसएमई को फ़ायदा देंगे ये वीसी प्रॉफिट निकालने के बाद। इसलिए एक आसान एग्जिट चाहिए, और ऐसी कंपनी, ऐसी एमएसएमई होनी चाहिए जो फ्यूचर में शेयर मार्केट के अंदर आना चाहे, लिस्ट होना चाहे, ठीक है। अब आप थोड़ा पढ़ते हैं, मैंने आपको कॉन्सेप्ट तो समझा दिया क्या है। तो व्हाट इज द रिस्क कैपिटल, बैंक गिव द लोन्स बट डिमांड द कोलैटरल्स या ईएमआई पेमेंट इमीडिएटली, है ना। जो रिस्क, ये एक रिस्क कैपिटल है। तो रिस्क कैपिटल इज व्हेन अ इन्वेस्टर बाइज शेयर इन योर कंपनी, दे शेयर द रिस्क।
तो जो इन्वेस्टर है वो शेयर करता है रिस्क, तो वो डिमांड नहीं करता इमीडिएट पेमेंट, क्योंकि अब उसके पास भी शेयर है, इक्विटी है। तो बाय एडिंग मोर मनी टू द SRI फंड, गवर्नमेंट जो है एक्ट करती है एज अ वेंचर कैपिटलिस्ट। नॉर्मली गवर्नमेंट नहीं करती, वो वेंचर कैपिटलिस्ट को ढूंढती है, लेकिन अगर चाहे गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट भी कर सकती है वेंचर, टोटली वेंचर कैपिटलिस्ट की तरह। ठीक है, नॉर्मली वो पार्ट्स में करती है, मतलब कुछ पार्ट उसका होता है, जैसे मैंने बताया 1 करोड़ उसका होता है, और कुछ पार्ट होता है 4 करोड़ रुपीज़ वेंचर कैपिटलिस्ट का, ऐसे करके वो करती है, ऐसे करके वो इक्विटी लेती है, वो 1 करोड़ की ऐसे करके इक्विटी लेती है। ठीक है, कंप्लीटली वेंचर कैपिटलिस्ट की तरह काम नहीं करती है, मतलब सिर्फ वही फंड कर रही है और कोई नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये है द गोल क्या है, द कैपिटल इज मेंट फॉर हाई पोटेंशियल MSMEs एंड दे वांट टू लिस्ट ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। भाई एंड में मुझे VC का एग्जिट भी तो चाहिए ना इवेंचुअली। इट हेल्प्स देम टू स्केल अप द प्रोडक्शन, स्केल अप हो जाता है उनका प्रोडक्शन विदाउट बीइंग क्रश्ड बाय द हाई इंटरेस्ट बैंक लोन्स। ठीक है, अब उनको लोन नहीं लेना पड़ता, उनको एक पेशेंट मनी मिल जाता है, पेशेंट कैपिटल मिल जाती है। ठीक है, ये फायदा है। तो प्रोफेशनल सपोर्ट कैसे प्रोवाइड करा रहे हैं, पैरा प्रोफेशनल के थ्रू। लिक्विडिटी कैसे प्रोवाइड करा रहे हैं, TDS रैशनलाइजेशन करके, उसको रिड्यूस करके। ठीक है, 0.5 से 1% तक करके। इक्विटी कैसे डाल रहे हैं, SRI फंड के थ्रू, SRI फंड टॉपअप के थ्रू। ठीक है, जहाँ पर VC शेयर करेंगे रिस्क को, और VC शेयर करता है रिस्क तो फिर वो भी हेल्प करता है। SEBI 2026 रोड मैप, स्टेबिलिटी इन डेरिवेटिव्स, रिलीफ फॉर एल्गो ट्रेडर्स एंड डीपनिंग ऑफ बॉन्ड मार्केट। तो ये चीज़ क्या है, एक बार वो भी देख लेते हैं। ठीक है, तो की पॉलिसी शिफ्ट क्या है, या स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन क्या है, जो कि हमारे SEBI चेयरपर्सन तुहिनकांत पांडे ने बताई है। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने हाईलाइट किया कि 3 pronged अप्रोच हम इस बार लाने वाले हैं, कि मार्केट बाय द मार्केट रेगुलेटर्स फॉर अर्ली 2026, स्टेबिलिटी फॉर द डेरिवेटिव मार्केट्स, ऑपरेशनल रिलीफ फॉर एल्गोरिदमिक ट्रेडर्स, और स्ट्रक्चर ओवरहॉलिंग फॉर द कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट। ये 3 चीज़ों में बातें करेंगे। ठीक है, तो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, फिर बातें करेंगे। ठीक है, तो इक्विटी डेरिवेटिव मार्केट। ठीक है, यहाँ पर जो रेगुलेटर है हमारा SEBI, उसका क्या स्टेटस है, स्टेटस को प्रिवेल करता है, मतलब कोई चेंज नहीं करा उन्होंने। ठीक है, कोई चेंज नहीं किया, बट थोड़ा पढ़ते हैं कि यहाँ पर इनका स्टैंस कैसा है, SEBI का स्टैंस कैसा है। तो यहाँ पर क्या है, एक गेम खेल रहे हैं SEBI और गवर्नमेंट मिलके एक गेम खेल रहे हैं, जिसको बोलते हैं गुड बैड कॉप। गुड बैड कॉप, जहाँ पर गवर्नमेंट तो बैड कॉप बनी पड़ी है। ठीक है, और SEBI गुड गुड बन के दिखा रहा है ना, अपने आप को अच्छा दिखा रहा है। तो कैसे दिखा रहा है, एक बार वो देख लेते हैं। डिस्पाइट मार्केट फियर्स ऑफ रिस्ट्रिक्टर रेगुलेशन ड्यू टू द एक्सेसिव स्पेकुलेशन। क्यों, एक अब हमारे मार्केट के अंदर जो है ना, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव स्पेकुलेशन है डेरिवेटिव मार्केट के अंदर। तो SEBI ने ये कंफर्म भी किया है कि इट विल नॉट इंट्रोड्यूस कोई इमीडिएट कर्व्स, मतलब कोई नए रिफॉर्म्स नहीं लेके आएगी ऑन दिस पर्टिकुलर इक्विटी FNOs। ठीक है, इक्विटी FNO में कोई नए इमीडिएट कर्व्स नहीं लेके आएगी। क्यों नहीं लेके आएगी, क्योंकि वो गुड कॉप बनना चाहती है यहाँ पर। तो कॉन्टेक्स्ट क्या है, नॉर्मली एक मैच्योर मार्केट जो होता है ना, उसके अंदर 5 से 10% ही GDP का लगा होता है, या 5 से 10% टाइम, 5 से 10% टाइम्स ही होता है, या 10% नहीं बोलूँगा, 5 से 10% होता है GDP का मार्केट होता है डेरिवेटिव का। ठीक है, पर इंडिया का जो डेरिवेटिव ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो कितना है, वो स्टैगरिंग 500 टाइम्स है, 500 टाइम्स ऑफ द कंट्रीज GDP। ठीक है, ये इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट जो है बहुत ज़्यादा स्पेकुलेटिव मार्केट है, ना कि इन्वेस्टमेंट ड्रिवन है। मतलब यहाँ पर जो जो डेरिवेटिव के अंदर जो लोग हैं, वो हेजिंग करने के लिए नहीं आए अपने रिस्क को, वो जो है स्पेकुलेशन करने आए, वो प्रॉफिट कमाने आए, वो स्कैल्पिंग करने आए हैं, है ना, वो चीज़ करने आए हैं। तो यहाँ पर SEBI ने बोला कि कोई इमीडिएट कर्व नहीं करेंगे, तो यहाँ पर वो गुड कॉप बना हुआ है। लेकिन गवर्नमेंट ने बोला, इंस्टेड SEBI ने बोला कि गवर्नमेंट के टूल यूज़ करेंगे हम। क्या, क्योंकि यूनियन बजट में अभी गवर्नमेंट ने STT के जो टैक्सेस है ना, उनको हाइक कर दिया है, उनकी वैल्यू बढ़ा दी है, मतलब उनको 0.01 से 0.05% कर दिया है, मतलब पर ट्रेड अब 0.05% जो है टैक्स भरना पड़ेगा। तो SEBI का जो स्टैंस है वो क्या है, रेगुलेटर इज अडॉप्टिंग अ वेट एंड वॉच अप्रोच गुड कॉप की तरह। दे बिलीव कि टैक्स हाइक जो है प्राइमरली डेटरेट हो जाएगा फॉर नाउ, एंड ओनली दे विल ओनली इंटरवीन कब, जब ये प्रूव हो कि डाटा ये प्रूव करे कि अब ज़रूरी है इनको इंटरवीन करना। तब तक SEBI जो है गुड कॉप की तरह वर्क करेगा, कोई कर्व नहीं करेगा, कोई इंटरवेंशन नहीं करेगा। लेकिन वो उसे पता है कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन कर रही है ना, थ्रू यूनियन बजट, तो वो देखेगा।
पहले वो देखेगा कि यूनियन बजट इतना इफेक्टिव है, यूनियन बजट के अंदर जो एसटीटी हाइक किया है वो इतना इफेक्टिव है कि स्पेकुलेशन कम कर पाए। जो ये 500 टाइम्स जीडीपी का हमारा डेरिवेटिव मार्केट है, क्या ये कम हो रहा है नहीं हो रहा? क्या जो स्पेकुलेटिव नेचर है लोगों का, अब क्या वो इन्वेस्टमेंट ड्रिवन हो रहा है नहीं हो रहा? अगर नहीं हो रहा होगा तब जाके सेबी इंटरवीन करेगा, तब वो दोबारा से बैड कॉप बन जाएगा। ठीक है, ऐसा है। तो इम्पैक्ट ऑन द इकोसिस्टम, ब्रोकर्स के लिए क्या फायदा है? दिस इज अ रिलीफ फॉर द ब्रोकर्स। दे फियर, उनको क्या लग रहा था कि अभी गवर्नमेंट ने तुम्हें परेशान कर ही दिया एसटीटी बढ़ा के, ठीक है, लेकिन अब क्योंकि 500 टाइम्स हो रखा है, अब सेबी भी आके कुछ नए रिफॉर्म्स ले आएगा और जो वीकली ऑप्शंस है उसकी एक्सपायरी भी उसको भी चेंज कर देगा, उसके अंदर रिफॉर्म्स लेके आ जाएगा, या वीकली ऑप्शंस को बैन ही कर देगा सीधे, विच अकाउंट फॉर द मैसिव चंक ऑफ देयर रेवेन्यू। ब्रोकर्स के लिए बहुत बड़े रेवेन्यू जनरेट करके देता है वीकली ऑप्शंस, पर सेबी में भी इनको ख़त्म कर देता या बैन कर देता, लेकिन सेबी ने नहीं किया क्योंकि अभी वो गुड कॉप की तरह बना हुआ है, वो सिर्फ जज कर रहा है, वेट एंड वॉच कर रहा है, बाकी एसटीटी वाला काम एक बार देख लेता है। ठीक है, अ टैक्स हाइक डैम्पन द वॉल्यूम बट कीप द प्रोडक्ट अलाइव। ठीक है, वही सेम चीज़ है। फॉर रिटेल ट्रेडर्स द कसिनो जस्ट गॉट मोर एक्सपेंसिव। हमारे लिए जो रिटेलर्स होते हैं भाई, एफ एन ओ में उनका ज़्यादा काम नहीं होता, ठीक है, पर वो एफ एन ओ में तब भी जाते हैं, क्यों? पैसा कमाने के लिए। तो वो डायरेक्टली कसिनो वाला गैम्बलिंग कर रहे हो। तो देख, क्या एसटीटी बढ़ने के बाद क्या इनका गैम्बलिंग जो है वो कम होगा नहीं होगा, वो देखेगा पहले सेबी। द ब्रेक इवन पॉइंट फॉर एवरी ट्रेडर्स हैज़ मूव हायर, 0.01% से 0.05 हो गया है। ठीक है, मीनिंग द ट्रेडर नीड्स टू बी सिग्निफिकेंटली मोर स्किल्ड, ठीक है, टू गेट द नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। टैक्स को काटने के बाद उसको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिल जाए, उसको कंपनसेट करने के लिए टैक्स को, तो इसके लिए ट्रेडर को हाईली स्किल होना चाहिए। तो अब देखते हैं कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं या रिटेल ट्रेडर्स हैं, ये कम होंगे या नहीं होंगे। फॉर मार्केट स्टेबिलिटी, ये होप कर रहे हैं कि द होप इज़ दैट डम मनी, ठीक है, जो अनइन्फॉर्म्ड स्पेकुलेशन है वो ख़त्म हो जाए, जो हम जैसे ट्रेडर्स हैं जिनको ज़्यादा समझ नहीं है वो भाग जाए यहाँ से। वाइल जो स्मार्ट मनी है, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल हेजर्स हैं, जो हेज करते हैं अपने अपने सच में वो किसी रिस्क को हेज करना चाहते हैं, वो मार्केट के अंदर आएँ और मार्केट को वॉलेटाइल कम करें, लेस वॉलेटाइल करें और डीपर बनाएं। ठीक है, ज़्यादा स्टेबिलिटी क्रिएट करने की कोशिश करें। तो ये सेबी चाहता है इस पर्टिकुलर एसटीटी रिफॉर्म से। अगर ये सब नहीं होता, और तब भी ये बढ़ती रहती हैं, तो फिर सेबी आएगा और कुछ रिफॉर्म लेके आएगा। मतलब सिंपल है, वो वीकली जो ऑप्शन है उसको बैन कर देगा। तो एसटीटी हाइक क्या हुआ है? गवर्नमेंट ने एक फिस्कल ब्रेक लगाया है, सिंस डायरेक्ट बैन कुड क्रैश द मार्केट। ठीक है, अगर वो पूरा वीकली वो बैन करेंगे वीकली ऑप्शंस को, तो क्रैश कर सकता है मार्केट को। बट गवर्नमेंट का जो फिस्कल ब्रेक है, उन्होंने ये यूज़ किया, एसटीटी के प्राइजेस को बढ़ा दिया, ठीक है, टैक्स प्राइजेस को। तो फ्यूचर में कितना 0.2 है, ठीक है, ओल्ड टैक्स 0.02 था, इसको 0.05 कर दिया है, जो कि 150% इंक्रीज है। ऑप्शन जो है उस पर कितना है, 0.1 था, जिसको 0.15 कर दिया है, जो कि 50% इंक्रीज है। ठीक है, ये किसको हर्ट करेगा? स्कैल्पर्स को हर्ट करेगा। क्यों? ये स्कैल्पर्स क्या होते हैं, बहुत टाइनी प्रॉफिट निकालने की कोशिश करते हैं थाउजेंड्स ऑफ ट्रेड करके, लेकिन अगर थाउजेंड्स ऑफ ट्रेड करेंगे अब, तो इनको इतने परसेंट पे टैक्स भरना पड़ेगा, और क्योंकि इनका मार्जिन जो है, प्रॉफिट मार्जिन बहुत ही कम होता है, तो इनको ये जो प्रॉफिट मार्जिन है ये बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाएगा। तो क्योंकि 150% टैक्स हाइक डिस्ट्रॉय कर देगा प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ दीज पर्टिकुलर हाई फ्रिक्वेंसीज लो मार्जिन स्ट्रेटेजी। और अब क्या है, ये लोग नहीं आएंगे यहाँ पर, ये एग्जिट कर जाएंगे इस मार्केट से, या रिड्यूस कर देंगे वॉल्यूम को, ठीक है, मार्केट के वॉल्यूम को। अब एल्गो ट्रेडिंग के ऊपर है, रिलीफ ऑन OTR पेनल्टीज। सेबी इज फिक्सिंग अ टेक्निकल पेन पॉइंट फॉर एल्गोरिदमिक ट्रेडर्स, स्पेसिफिकली मार्केट मेकर्स, इनको प्रॉब्लम जनरेट कर दिया है। एंटिटीज दैट प्रोवाइड लिक्विडिटी बाय कॉन्स्टेंटली कोटिंग द बाय सेल प्राइस। तो देखो, पहले यहाँ पर OTR समझते हैं, फिर प्रॉब्लम समझेंगे, फिर OTR से मार्केट मेकर्स को क्या प्रॉब्लम हो रही है वो समझेंगे, और फिर ये देखेंगे कि इन्होंने क्या सॉल्यूशन लेके आए। ठीक है, तो OTR क्या होता है? OTR होता है ट्रेड टू द ऑर्डर टू द ट्रेड रेशियो। तो कितने ऑर्डर एक पर्टिकुलर बंदे ने रखे, या कोई पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट ने रखे, मान लो 100 ऑर्डर रखे, ठीक है, लेकिन उसमें से कितनी ट्रेड जो है एग्जीक्यूट हुई, मान लो एक ही ट्रेड एग्जीक्यूट हुई, तो इसका OTR कितना हो जाएगा? 100 जो है ऑर्डर्स रखे गए थे, लेकिन सिर्फ एक ट्रेड एग्जीक्यूट हुई, तो इसका मतलब जो OTR है वो 100 है। अगर ज़्यादा होता है ना OTR, अगर OTR ज़्यादा होता है तो वो बहुत गलत चीज़ है, होना नहीं चाहिए इतना।
तुम जो है ओवरबर्डन कर रहे हो क्या, अगर ऐसा है तो इसका मतलब तुम ओवरबर्डन कर रहे हो जो एनएससी और बीएससी के जो सर्वर्स है ना उनको ओवरलोड करने की कोशिश कर रहे हो बस, ठीक है। और फालतू में तुम्हारी एक ट्रेड सक्सेसफुल हुई है 100 ट्रेड में से, मतलब तुमने 99 जो ट्रेड लगाई थी वो फालतू ट्रेड थी, और वो फालतू ट्रेड जो थी वो कभी हिट ही नहीं हुई, वो कभी एग्जीक्यूट नहीं हुई, बस उसने क्या किया, जो सर्वर्स थे उसमें जाके एक अलग से एक लाइन क्रिएट कर दी और सर्वर पे जो टेंशन थी, बर्डन था, वो बढ़ा दिया। तो यही है ओ टी आर जो है ये मेजर करता है कि कितने ऑर्डर जो हैं जो आपने प्लेस किए थे उसमें से कितने एग्जीक्यूट हुए हैं एक्चुअली। तो अगर हाई OTDR है इसका मतलब आप स्पैमिंग कर रहे हो बस, ऑर्डर बुक को ऑर्डर दे रहे हो बस ऑर्डर, लेकिन उसका वो ऑर्डर हिट नहीं हो रहा है क्योंकि उसमें मार्जिन इतना बड़ा आपने रख रखा है कि वो हिट होंगे भी नहीं, ठीक है। तो विच सेबी पेनलाइज टू प्रिवेंट द सिस्टम क्लॉगिंग, कि सिस्टम क्लॉग ना हो जाए हमारा एनएससी का और बीएससी का सिस्टम जाम ना हो जाए, है ना। उस चीज़ को बचाने के लिए इन्होंने OTR हाई OTR होने पे पेनल्टी लगाना स्टार्ट कर दिया है। पर प्रॉब्लम क्या है इससे, प्रॉब्लम है मार्केट मेकर्स को। भाई मार्केट मेकर्स का काम क्या होता है, मार्केट मेकर्स का काम प्राइस को एडजस्ट करना होता है, ठीक है। प्राइस को कॉन्स्टेंटली कोट करना होता है, उसके बाय प्राइस को कोट करना होता है, उसके सेल प्राइस को कोट करना होता है, ठीक है। जिसमें ये बहुत ज़्यादा नंबर्स ऑफ ऑर्डर्स देते हैं, ठीक है, देते हैं, लेकिन सिर्फ कम ही ट्रेड्स हिट हो पाती हैं, ठीक है, कम ही ट्रेड्स हिट हो पाती हैं। तो इसका मतलब ये क्या कर देंगे, ये OTR को हाई कर देंगे अपने आप ही। तो OTR अगर इनके लिए हाई हो जाएगा, ये MMs के लिए हाई हो जाएगा, तो इनको पेनल्टी देनी पड़ेगी। तो मतलब क्या बोल रहे हैं हम यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि जो MMs का काम है, जो मार्केट मेकर्स का काम है, उस वो जो काम कर रहे हैं, जो उनका असली में काम होता है, वो काम करने के लिए उनको पेनलाइज करेंगे हम, जो ये गलत है। इनको क्यों वो काम, भाई इनको काम है मार्केट मेकर्स का कि मार्केट मेकर्स को एक ह्यूज वॉल्यूम प्लेस करना होता है ऑफ ऑर्डर्स टू एडजस्ट द प्राइस चेंजेस, जो कि करना पड़ता है MM को, ठीक है। उसके लिए हम इनको पेनलाइज करें फॉर हाई OTDR, जो कि इनको डिस्करेज करेगा, फिर ये करेंगे ही नहीं। क्यों करें भाई, इनको पेनल्टी मिल रही है, पेनल्टी मिल रही है, इनको प्रॉफिट की जगह पेनल्टी मिल रही है। तो ये प्रॉब्लम थी। तो इसके लिए क्या रिफॉर्म्स लाए गए वो एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो जो रिफॉर्म्स थे वो ये हैं कि इक्विटी ऑप्शन पे, जो भी इक्विटी ऑप्शन है उस पर +- 40% ऑफ द प्रीमियम और +- 20 रुपीज़, 20 रुपीज़, ये परसेंटेज नहीं है, 20 रुपीज़ विच एवर इज़ हायर, ठीक है। एज लॉन्ग एज योर ऑर्डर, अगर आपका ऑर्डर इस पर्टिकुलर रेंज के अंदर है तो वो हाई OTDR की तरफ काउंट नहीं होगा, मतलब हाई OTDR की पेनल्टी को अट्रैक्ट नहीं करेगा, ठीक है। अगर आपका जो पर्टिकुलर प्राइस है कोट करने का, बाय और सेल प्राइस है, वो 40% की रेंज में या 20 रुपये प्लस माइनस के रेंज में है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और दूसरी ओर स्टॉक और कैश वो 0.75% ऑफ लास्ट ट्रेडेड प्राइस, अगर उस रेंज में है तो कोई दिक्कत नहीं है। और इसके लिए ये कम क्यों रखा, इसके लिए 40 क्यों रखा, इसके लिए कम क्यों रखा, क्योंकि जो इक्विटी ऑप्शन होता है ना बहुत वॉलेटाइल होता है, वहाँ पर प्राइस बहुत जल्दी जल्दी चेंज होते हैं, लेकिन स्टॉक होते हैं उसके प्राइस में जंप नहीं आता, बहुत बड़े बड़े जंप नहीं आते हैं, तो वो बहुत धीरे धीरे करके चेंज होते हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पर कम परसेंटेज रखी है और यहाँ पर ज़्यादा परसेंटेज रखी है, ठीक है। तो यही रूल था, ठीक है। अब एक बार थोड़ा सा डेप्थ में जाते हैं कि हमें पता है कि मार्केट मेकर्स को दिक्कत होने वाली है ऐसे, क्योंकि उनका काम ही ये है और उसकी बेसिस पे उनको पेनलाइज किया जा रहा है ना। लेकिन अभी गवर्नमेंट ने या सेबी ने बोलो चेंज कर दिए हैं नॉर्म्स को, ठीक है, जो कि 40% है या 20 रुपीज़ प्लस माइनस है या 40% ऑफ पर्टिकुलर प्रीमियम है, ठीक है। ये कर दिया है इक्विटी के लिए, और दूसरे के लिए 0.75% ऑफ लास्ट ट्रेडेड प्राइस जो है वो कर दिया है। तो एक बार थोड़ा इक्वेशन के साथ देख लेते हैं कि होता क्या है। अगर मान लो ये लोग होते, अगर ये नए रूल नहीं आए होते, ये नहीं आए, ठीक है, तो अब क्या होता, ये इनका हाई OTDR हो जाता, OTR हो जाता। तो अगर हाई OTR हो जाता तो इनको इनको पेनल्टीज मिल रही होती। अगर इनको पेनल्टी मिल रही होती है ना, तो ये जो काम कर रहे हैं कंटिन्यूस कोट करने का प्राइस है ना, बाय और सेल, ये नहीं करते, जिसकी वजह से दो प्रॉब्लम होती। एक होती लिक्विडिटी हर्ट हो जाती मार्केट की, लिक्विडिटी कम हो जाती, ठीक है। और दूसरा क्या है, एक बिड आस्क स्प्रेड होता है, ठीक है, एक बिड आस्क स्प्रेड होता है, वो भी वो ज़्यादा हो जाता, वो बढ़ जाता, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं कि बिड आस्क स्प्रेड क्या होता है। देखो बिड मतलब बाय करने वाली, बिड मतलब जो ये बोल रहा है कि ये वो प्राइस है जहाँ पर ये पर्टिकुलर स्टॉक को या पर्टिकुलर ऑप्शन प्रीमियम को बाय करने को तैयार है, ठीक है, बाय करने को तैयार है, ये का बाय है, ठीक है।
और सेल क्या है, सेल है, सेल होता है आस्क, ठीक है। ये वो पर्टिकुलर अमाउंट है जहाँ पर एमएम जो है खरीदने को तैयार है, ठीक है, सॉरी एमएम सेल करने को तैयार है, ठीक है। तो नॉर्मली एक मार्केट के अंदर होता क्या है, मैं कम में खरीदूंगा और ज़्यादा में बेचूंगा। तो नॉर्मली जो बाय प्राइस होता है, जो बिड होती है वो कम होती है, मतलब 100 रुपये होगी, लेकिन जो सेल प्राइस होता है नॉर्मली एक हेल्दी मार्केट में ज़्यादा ही होता है ना, मान लो 105 रुपये, तभी तो प्रॉफिट होगा एमएम को। तो वो यही बोल रहा है कि हम खरीदेंगे तो 100 रुपये पे, वो हो गया बाय प्राइस जो कि बिड बोलते हैं, और हम बेचेंगे जो बोलते हैं आस्क, वो है सेल प्राइस 105 रुपये में। तो जो उसका डिफरेंस होगा वो क्या होगा, 5 रुपये। वो 5 रुपये जो डिफरेंस है वो असलियत में मार्केट मेकर्स का प्रॉफिट होगा, ठीक है। इसको एक दूसरी डेफिनेशन से भी हम आगे देखेंगे कि क्या है। तो ये चीज़ होती है। तो अगर ये कंटिन्यूसली कोट ना करें प्राइस, ये बाय और सेल वाला प्राइस कोट ना करें, तो ये जो बिड आस्क स्प्रेड होता है, जो उसका डिफरेंस है, ये 5 रुपये है ना, ये बढ़ता रहता है। हम एक बार ये प्रूफ भी करेंगे कि क्यों बढ़ रहा है, ये बढ़ता क्यों है, और लिक्विडिटी हर्ट हो जाती है, वो भी एक बार देखेंगे क्यों हर्ट हो जाती है, ठीक है। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो एग्जांपल क्या है कि कोई ऑप्शन है, कोई ऑप्शन है, उसकी वैल्यू भी है 100 रुपये, ठीक है। अब जो है मार्केट में क्या है, प्राइसेस चेंज होते रहते हैं बहुत जल्दी, है ना, बहुत जल्दी मार्केट में प्राइस चेंज होते हैं। और जो ऑप्शन के प्राइसेस होते हैं वो किस किस पे डिपेंड करते हैं, स्टॉक पे, मेन स्टॉक पे डिपेंड करते हैं, क्योंकि ऑप्शन डेरिवेटिव के जो वैल्यू होती है वो किस पे डिपेंड करती है, वो स्टॉक के, वो अंडरलाइंग एसेट पे डिपेंड करती है। अंडरलाइंग हमने पढ़ा है, ऑप्शन डेरिवेटिव की जो वैल्यू होती है वो स्टॉक के अंडरलाइंग, जो भी पर्टिकुलर स्टॉक है उसके अंडरलाइंग एसेट्स पे डिपेंड करती है ना, मतलब स्टॉक पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो अब एक बार देख लेते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग, हमने बोला कि ऑप्शन जो ट्रेड हो रहा है, ऑप्शन जो ट्रेड हो रहा है वो भी 100 रुपये में हो रहा है, ठीक है। और ये एमएम क्या करते हैं, मार्केट मेकर्स हैं, ये एल्गो ट्रेडिंग करते हैं, ये एल्गो ट्रेडर्स होते हैं, इनका एल्गो ट्रेडिंग करने का काम ही होता है ना। इसका मतलब क्या है, ये कॉन्स्टेंटली ये बोलते रहते हैं कि आई एम विलिंग टू बाय, आई एम विलिंग टू बाय एट 99 रुपीज़, ठीक है। अगर ये 1000 नहीं 100 रुपये में ट्रेड हो रहा है, मैं, ये मार्केट मेकर इस टाइम पे क्या बोल रहे हैं जब ये 1000 रुपये में हो रहा है, 100 रुपये में हो रहा है, कि आई एम विलिंग टू बाय एट 99 रुपीज़ एंड आई एम विलिंग टू सेल एट 101 रुपीज़, ठीक है। जब ये ऑप्शन जो है वो ट्रेड हो रहा है 100 रुपये में, तो मार्केट मेकर्स ये कोट करते हैं, ठीक है। मान लो किया, ये कोट किया। अभी भाई स्टॉक मार्केट कांस्टेंट तो है नहीं, उसकी स्टॉक की वैल्यू चेंज होती है तो डेरिवेटिव की वैल्यू चेंज होती है, तो हर मिली सेकेंड में होती है। मान लो पहले मिली सेकेंड में क्या हुआ, स्टॉक मार्केट अप मूव कर गया, स्टॉक मार्केट जैसे अप मूव किया, मान लो 0.05% मतलब रुपी मूव कर गया ऊपर, ठीक है। तो नॉर्मली जो फेयर प्राइस वैल्यू हुई डेरिवेटिव की, वो हो गई फॉर एग्जाम्पल 100.10 रुपीज़ मार्केट कैप होने की। तो एकदम मार्केट मेकर्स को अलग कोड करना पड़ेगा। अब मार्केट मेकर्स बोलेंगे इमीडिएटली, मार्केट मेकर्स अपना बाय कोड जो है चेंज कर देंगे, कि अब हम बाय करेंगे एट 99.10 रुपीज़। वो मैच करने की कोशिश करेंगे, इसको मैच करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर मैच नहीं करेंगे तो फिर वो कर क्या रहे हैं ना, इनडायरेक्टली मार्केट में उनको लिक्विडिटी डालनी है ना, उनको बाय और सेल करना है, उनको प्रॉफिट कमाना है। लेकिन वो अगर वो अभी भी स्टॉक मार्केट का स्टॉक इस पर्टिकुलर जो ट्रेड है, जो पर्टिकुलर ऑप्शन है, इसकी वैल्यू बढ़ गई, और तुम अभी भी बोल रहे हो कि 99 में खरीदूंगा, तो वो तो पॉसिबल नहीं है ना, खरीद भी नहीं पाओगे। तुम्हें अपने आप ही बाय को जो है ना, बाय की जो वैल्यू है उसको इंक्रीज करना पड़ेगा। तो जो एमएम है वो बोल रहे हैं कि अब हम 99.10 रुपीज़ में बाय करेंगे, ठीक है। तो इन्होंने दोबारा से ये किया और इसके बहुत सारे ऑर्डर्स डाल दिए कि अब हम जो है ये पर्टिकुलर ऑप्शन को बाय करने के लिए तैयार है 99.10 रुपीज़ में। अब क्या हुआ, अगले ही मिली सेकंड स्टॉक मार्केट गिर गया, ठीक है, जिसकी वजह से जो ऑप्शन ट्रेड हो रहा था अब वो दोबारा से 100 रुपये में आ गया, 100 रुपये में हो रहा है। तो इनको जितने भी इन्होंने यहाँ पर ऑर्डर्स रखे थे उसको कैंसिल करना पड़ेगा। आप वो एकदम कैंसिल करेंगे, और जैसे ही वो कैंसिल करेंगे और बोलेंगे कि बाय हम करेंगे अब दोबारा से 99 में ही, तो इससे प्रॉब्लम क्या आएगी, इससे प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि तुमने इतने सारे तो ऑर्डर प्लेस कर दिए लेकिन हिट कोई भी नहीं हुआ, तो इनका OTR कितना हो जाएगा, बहुत सारे ऑर्डर और एक भी हिट नहीं हुआ, इनफाइनाइट हो जाएगा। और जैसे ये इनफाइनाइट हुआ, ओल्ड रूल के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, इन पे जो है ट्रिगर हो जाएगी पेनल्टीज, ठीक है।
इन पे हो जाएगी पेनल्टी ट्रिगर। तो इसकी वजह से ये चीज़ें ना हो, इनका जो OTR है कम रहे, इन्होंने जो हमारे सेबी है, इन्होंने पर्टिकुलर जो रेंज रखी है वो 40% रख दी है कि ये अगर 99% पे रख 99 रुपीज़ कोट करेंगे या उसके आसपास रहेंगे, मेन वैल्यू के आसपास रहेंगे, तो ये कभी हिट ही नहीं होगा, मतलब ये इससे बाहर जाएंगे नहीं, ये 40% वाली रेंज से बाहर ही नहीं जाएंगे, तो कभी भी OTR जो है वो हिट नहीं होगा, इनको कोई पेनल्टी लगेगी नहीं। तो यही फ़ायदा है इससे, ठीक है। तो ये एक तो हमने एक चीज़ देख ली कि कैसे कैसे ये OTR से बच रहे हैं इस चीज़ से, और क्या वो करते हैं इनडायरेक्टली। अभी ये देख लेते हैं कि मैंने ये बोला था, हमने ऊपर ये बोला था कि ये बिड आस्क स्प्रेड है, ये बढ़ जाता है, ये बिड आस्क स्प्रेड बढ़ क्यों जाता है, वो एक बार वो भी देख लेते हैं। देखो वो इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि मार्केट रहता है वोलेटाइल बहुत ज़्यादा, मार्केट रहता है वोलेटाइल बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो इनडायरेक्टली जो स्प्रेड है ना, जो आप ये स्प्रेड है जो मैंने आपको बताया, वो डिफरेंस जो है वो असलियत में एक तरीके से मान लो आप एक फ़ी है जो मार्केट मेकर्स चार्ज करते हैं आपसे, फ्रॉम यू। क्यों चार्ज करते हैं? क्योंकि ये चार्ज करते हैं लिक्विडिटी प्रोवाइड करा, क्योंकि लिक्विडिटी प्रोवाइड करा रहे हैं मार्केट में, उसके लिए एक फ़ी चार्ज करते हैं आपसे इनडायरेक्टली, ठीक है। तो वो कैसे रखते हैं? मान लो ये जो फ़ी है ये प्रॉफिट है, हमें पता है ये प्रॉफिट है का, मार्केट मेकर्स का। तो ये अभी पर्टिकुलर ट्रेड में जो मार्केट मेकर्स हैं वो चाहते हैं कि वो प्रॉफिट कमाना चाहते हैं 0.10 रुपीज़ पर शेयर, पर ऑप्शन बोल दो, मतलब पर ऑप्शन, ठीक है। ये वो चाहते हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ हाई OTTR की हाई OTTR ट्रिगर ना हो जाए, पेनल्टी ना लग जाए इन पे, तो ये क्या करेंगे, ये जो एक्चुअल कॉस्ट है, ये जो असल में चाहते थे कि इनको 0.10 रुपीज़ का मार्जिन मिल जाए, पैसा प्रॉफिट मिल जाए, इसमें ये थोड़ा ऐड कर देते हैं क्या, फियर ऑफ फाइन बफर, जो इन्हें फाइन से डर है उसको भी ऐड कर लेते हैं कि अगर इन पे हाई OTTR होने के OTR होने के वजह से जो भी इन पे फाइन लगेगा वो कंपनसेट हो जाए, ठीक है। तो ये बोलते हैं कि अब हमें तुम्हें एक्स्ट्रा 0.4% भी दो, तो टोटल कितना हो जाता है, 0.50 मार्जिन हो जाती है, ठीक है। तो जिसकी वजह से ये बहुत बड़ा कोट करते हैं, ये कोट करते हैं 100 रुपये बाय और 100.50 सेल, ऐसे मार्जिन निकालने की कोशिश करते हैं, स्प्रेड बढ़ा देते हैं अपना, क्योंकि इनको ये स्प्रेड, ये चीज़ बढ़ जाती है तो अपने आप ही स्प्रेड बढ़ जाता है ना। स्प्रेड क्या होता है, बाय और सेल का डिफरेंस होता है, ठीक है। तो 10 नॉर्मली ये एडवांटेज चाहते थे 0.10%, बट क्योंकि OTR हिट हो जाएगा इस चीज़ में, तो या अगर ज़्यादा ये पर्टिकुलर ट्रेडिंग करेंगे तो OTR हिट हो जाएगा, तो उससे बचने के लिए ये एक्स्ट्रा आपसे चार्ज करते थे 0.40 रुपीज़, और वो ऐड कर लेते थे अपने कोट में, बाय और सेल के कोट के अंदर, जिसकी वजह से आपको दिक्कत होती थी, हमें जब खरीदते थे हमें और ज़्यादा पैसा पे करना पड़ता था एक पर्टिकुलर उस पर, ठीक है। तो अब इससे बच जाएंगे, तो इनडायरेक्टली जो बिड आस्क स्प्रेड है अब नए रूल के अकॉर्डिंग ये श्रिंक होगा, बढ़ेगा नहीं, ठीक है। क्योंकि अब OTR अभी OTR हिट होने की कोई चांसेस नहीं है ना, बहुत कम चांसेस है OTR हिट हो जाए, तो ये जो फियर ऑफ फाइन बफर लेते थे ये नहीं लेंगे अब ये 0.10% ही रुपीज़ ही लेंगे बस, ठीक है। ये फ़ायदा है, ठीक है। ये हमने सही से पढ़ लिया है क्या होता है। अब आगे आगे बढ़ते हैं। कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट, द डीपनिंग मिशन, वाइल द इक्विटी मार्केट इज बूमिंग द कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट इज लैगिंग, ठीक है। हमें पता है कि इक्विटी मार्केट बहुत ज़्यादा बूम कर रहा है, लेकिन कॉर्पोरेट मार्केट दूसरी तरफ बहुत ज़्यादा लैग कर रहा है। तो सेबी इज लॉन्चिंग अ मेजर पुश टू फिक्स दिस पर्टिकुलर शैलो मार्केट। नॉर्मली जो लोग होते हैं, ये रियलिटी क्या है कि क्रिप्टो में ज़्यादा जाना चाहते हैं, बॉन्ड्स में कम, ठीक है। द चेयर पर्सन नोटेड दैट a concerned statistic more Indian knows about cryptocurrencies, but किसी को कॉर्पोरेट बॉन्ड के बारे में नहीं पता, तो क्रिप्टो करेंसी में पैसा लगाते हैं ना कि कॉर्पोरेट बॉन्ड में, ठीक है। लेकिन कॉर्पोरेट बॉन्ड में किसको फायदा होता है, जो NBFCs होती हैं वो कॉर्पोरेट बॉन्ड के थ्रू पैसा उठाती हैं, जो नॉर्मल प्राइवेट कंपनीज होती हैं वो कॉर्पोरेट बॉन्ड के थ्रू पैसा उठाती हैं, है ना। तो अगर कॉर्पोरेट मार्केट डीपर नहीं होगा, वहाँ पर ज़्यादा बायर और सेलर्स नहीं होंगे, तो किसको परेशानी होगी, पैसा इनको उठाने में परेशानी होगी, ये पैसा ही नहीं उठा पाएंगे। और अगर ये लोग अपने कॉर्पोरेट बॉन्ड्स इशू करते हैं और बायर भी मिल जाता है, ठीक है, अगर बायर भी मिल जाता है तो बायर को दिक्कत होगी अब कि अब कोई खरीदने वाला बंदा नहीं मिलेगा इसको, है ना। मतलब मार्केट में अभी एक ही शेयर है, वही वही एक शेयर वाली कंडीशन आ जाएगी कि इतने ही शेयर हैं और मार्केट में और कोई खरीदने वाला है ही नहीं, तो ये दिक्कत आ जाएगी। तो इसलिए जो 90% ऑफ द बॉन्ड इशूएंस है वो कंसंट्रेटेड है अच्छे रेटेड बॉन्ड पे, AAA और AA बॉन्ड्स पे, उसी बॉन्ड्स पे सिर्फ और सिर्फ ये
कंसंट्रेटेड है, जिसमें 60% आर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, मतलब हम जैसे लोग तो है ही नहीं इस मार्केट के अंदर, क्योंकि हमें पता है कि अगर हमने एक बार गलती से इनका बॉन्ड खरीद लिया तो हमें मैच्योरिटी तक अपने पास होल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट में खरीदने के लिए है ही नहीं। अगर मुझे कोई इमरजेंसी नीड आई तो मैं बेच ही नहीं सकता इनको, तो ये दिक्कत है। कोई सेकेंडरी मार्केट है ही नहीं, तो इन्वेस्टर कौन सी स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं? बाय और होल्ड, बाय करते हैं और मैच्योरिटी तक होल्ड करते हैं बस। वंस अ बॉन्ड इज बॉट, इट सिट्स इन द पोर्टफोलियो अंटिल द मैच्योरिटी, मीनिंग देर इज नो एक्टिव ट्रेडिंग नहीं होती यहाँ पर, क्योंकि मार्केट में ही लोग ही नहीं है। तो एक्सेस गैप क्या है? वाइल 5600 कंपनी जो है लिस्टेड हैं इस कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट के अंदर, बट सिर्फ 770 ही रेज कर पाती हैं फंड वाया बॉन्ड, यही एक दिक्कत है। तो इसको डीपन करने के लिए क्या है? इसको डीपन करने के लिए कुछ प्रपोज फिक्सेस दिए गए हैं। मार्केट मेकर्स को इंसेंटिवाइज किया गया है, मतलब डीलर्स को इंसेंटिवाइज किया गया है, क्योंकि यही लिक्विडिटी प्रोवाइड कराते हैं। देखो ये चीज़ है ना, ये जो पर्टिकुलर 2 पॉइंट है ना, मैं थर्ड फैब वाले जो न्यूज़ है ना, न्यूज़पेपर एनालिसिस है, उसमें मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि मार्केट मेकर्स को इंसेंटिवाइज करके ये 2 वे कोट कर पाते हैं, मतलब ये लोग फिर कोट करते हैं इनडायरेक्टली, ये खरीदते हैं फिर आपका बॉन्ड। अगर अब ये होते हैं मार्केट के अंदर प्रेजेंट, अगर अब मुझे अपना कोई बॉन्ड बेचना हो तो ये खरीद लेंगे उसकी जगह, ठीक है। अब फिर उनको कैसे इंसेंटिवाइज किया है वो आप थर्ड वाला जो थर्ड फैब वाला है ना, उसको देखना, उसमें बहुत अच्छी तरह मैंने उसको समझा रखा है, डेप्थ में अच्छी तरह बताया है, ठीक है। तो ऐसे करके मार्केट मेकिंग जो है या मार्केट मेकर्स जो है उनको इंसेंटिवाइज किया जाएगा। न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया गया डेरिवेटिव ऑन बॉन्ड इंडेक्सेस, ठीक है, ये इसको भी लॉन्च किया गया है। क्यों? क्योंकि हेज करने के लिए भाई बहुत सारा अमाउंट जो है ये मार्केट मेकर्स लेके बैठ जाएंगे, है ना, बहुत सारे बॉन्ड्स लेके बैठ जाएंगे। अगर फॉर एग्जांपल बॉन्ड की वैल्यू गिर गई तो उसके लिए हेज कौन करेगा? उस पर्टिकुलर रिस्क को हेज कौन करेगा? वो इन डेरिवेटिव के थ्रू हेज होंगे, ठीक है। तो ऐसे प्रोडक्ट भी लॉन्च किए हैं, इसके ऊपर मैंने सही से बता रखा है थर्ड फैब को। तो अब थर्ड फैब वाले को देखना, हमने बहुत 20-25 मिनट का इस पर डिस्कशन किया है। और टोटल स्वैप रिटर्न्स को डाल के, ठीक है, टोटल स्वैप रिटर्न्स भी बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिससे फॉरेन इन्वेस्टर्स को एक्सपोजर मिलता है इंडियन बॉन्ड मार्केट के अंदर, कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट के अंदर, क्योंकि हमारे यहाँ पर बायर्स और सेलर ही नहीं है। तो अगर हम इस टोटल टीआरएस को यूज़ करेंगे तो जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो हमारे मार्केट के अंदर एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ये अच्छी तरह पढ़ना है ना तो ये थर्ड फैब वाला एक बार देख लेना। टू मेक अ बॉन्ड्स आर रिलायबल, चीपर एंड फंडिंग रूट्स फॉर कंपनीज, रिड्यूसिंग देयर डिपेंडेंसी ऑन द बैंक लोन्स, ठीक है। तो यूएस और इंडिया का ट्रेड डील एंड इन्वेस्टमेंट क्या है, ठीक है, वो देख लेते हैं। तो चेयरपर्सन लिंक्ड द पर्टिकुलर रेसेंट यूएस इंडिया की जो ट्रेड डील है टू इम्प्रूव द इन्वेस्टमेंट फ्लो। तो अभी जो हमारी ट्रेड हो गई है या स्टार्ट हो गई है बातें, इसकी वजह से क्या फ़ायदा होगा कि और इन्वेस्टर्स आने की संभावना है फ्यूचर में, है ना, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो आ सकते हैं। तो रेगुलेटरी सर्टेनिटी होंगी कि ये वो आर्ग्यू करते हैं कि द डील रिमूव्स रेगुलेटरी ओवरहैंग एंड ट्रेड फ्रिक्शंस। तो अगर इंडिया और यूएस के अंदर समझौता हो जाता है तो रेगुलेटरी ओवरहैंगिंग नहीं होगी और ट्रेड फ्रिक्शंस भी नहीं क्रिएट होंगे बिटवीन द स्टॉक मार्केट और जो हमारे नए फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनमें, ठीक है। कैपिटल फॉर्मेशन क्या है कि द रिमूवल ऑफ अनसर्टेनिटी इज एक्सपेक्टेड टू एक्सेलरेट फॉरेन कैपिटल्स आएंगी, है ना, इन्फ्लोज बढ़ जाएंगे इनटू द इंडियन मार्केट एज द इन्वेस्टर। जो हमारे फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो प्रेफर करते हैं एक रेगुलेटरी एनवायरनमेंट, वो भी स्टेबल, ठीक है। तो चलो हम नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ क्या बोल रही है? एसबीआई ने रेस किया है इंडिया का लार्जेस्ट ईएसजी सोशल लोन, ठीक है, जो कि $1 बिलियन का है फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स वाया गिफ्ट सिटी, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है हमारे इंडियन बैंकिंग सेक्टर के अंदर, जहाँ पर एक ये लार्जेस्ट ईएसजी लोन जो है वो रेस किया गया है बाय द कॉमर्शियल बैंक इन द कंट्री, जो कि है एसबीआई, ठीक है। बोरोवर कौन है? एसबीआई, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट पब्लिक लेंडर है। और इसमें इस पर्टिकुलर डील के अंदर लेंडर कौन है? मर्वजी, ठीक है, जो जापान का लार्जेस्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है। अमाउंट कितना है? $1 बिलियन, जो कि 9,100 करोड़ रुपीज़ का है, ठीक है। ये क्या इंक्लूड करता है? ग्रीन शू ऑप्शन इंक्लूड करता है, जो कि $500 मिलियन का है, मीनिंग द बेस साइज वाज लाइकली 500 मिलियन, और एक ऑप्शन की तरह एक अलग से रिटेन करके रखेगा $500 मिलियन अलग से, अगर डिमांड हाई होगी तो। मतलब आपको पहले ट्रांच में $500 मिलियन मिल जाएंगे, ठीक है, लेकिन आपको दोबारा अगर जरूरत पड़ी, अगर डिमांड हाई रही इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव के लिए, वुमेन एंटरप्रेन्योर के लिए, अगर डिमांड हाई रही तो आपको दोबारा से एक और $500 मिलियन मिल जाएंगे, जो कि टोटल करता है $1 बिलियन, ठीक है, $1 बिलियन, ठीक है, विच इज़ एविडेंटली वॉस, मतलब होता ही है ऐसा, ठीक है। तो सोशल लोन्स जो होते हैं वो इसमें प्रोसीड्स जो हैं थोड़ी स्ट्रिक्ट होती हैं। क्यों?
इसमें क्यों इसलिए स्ट्रिक्ट होती है क्योंकि ये पर्टिकुलर फोकस करता है एक ग्रुप को, जैसे वुमन एंटरप्रेन्योर को फोकस कर रहा है, ईएसजी में किसी एक पार्ट को फोकस करता है, तो यहाँ पर ऑडिटिंग भी थोड़ी खतरनाक होती है, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं फाइनेंशियल मैकेनिज्म क्या है, या उसका मैकेनिज्म क्या बोल रहा है, और प्राइस डोमिनेंसी कैसे करी है। तो जो देखो इंटरनेशनल जो लोन्स होते हैं ना, जो ग्लोब कमर्शियल लोन्स होते हैं या ग्लोबल कमर्शियल लोन होते हैं, उसमें हम फिक्स प्राइस पे कभी लोन नहीं लेते, या वो कभी लोन देते भी नहीं है फिक्स प्राइस पे। वहाँ पर लोन कैसे मिलता है, डायनेमिक प्राइसेस में मिलता है, यहाँ पर दो कंपोनेंट होते हैं। मतलब जो टोटल इंटरेस्ट होता है, जो टोटल आईआर होता है, इंटरेस्ट रेट होता है, वो क्या होता है, बेंचमार्क रेट, जिसको बोलते हैं SOFR, ठीक है, सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट, ठीक है, प्लस एक रिस्क प्रीमियम भी होता है, इसको बोलते हैं स्प्रेड, ठीक है, जिसको बोलते हैं रिस्क प्रीमियम, ठीक है। ऐसे लेते हैं, ऐसे लोन मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, प्राइसिंग टैग कैसे किया है इन्होंने, लोन को जो है 90 बेसिस पॉइंट पे दिया है, प्लस 3 मंथ का SOFR लिया है, ठीक है। तो ये 90 बेसिस पॉइंट क्या है, 90 बेसिस पॉइंट यहाँ पर स्प्रेड है, मतलब वो रिस्क है। देखो 3 मंथ का SOFR लिया है। SOFR क्या होता है, SOFR वो एक पर्टिकुलर रेट होता है जहाँ पर बैंक ए दूसरे बैंक से ओवरनाइट फंड लेंड करता है, ओवरनाइट के लिए, ठीक है। तो वो 3 मंथ का SOFR लेंगे, उसको एवरेज करेंगे, और फिर उसका जो वो जो वैल्यू आएगी उसको बेंचमार्क करेंगे। मान लो वो हो गया 8%, फॉर एग्जाम्पल बस 8% हो गया। तो इन्होंने 3 मंथ का जो SOFR लिया है वो 8% लिया है फॉर एग्जाम्पल। उसके बाद एक अलग से रिस्क प्रीमियम भी ऐड होता है, ठीक है। वो रिस्क प्रीमियम जो है बोरोवर स्पेसिफिक होता है कि कौन लोन ले रहा है उसके स्पेसिफिक, ठीक है। तो असल में ये पर्टिकुलर जो रिस्क होता है, जो स्प्रेड होता है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि जो लेंडर है उसका बोरोवर को लेके क्या ओपिनियन है, कि बोरोवर रिस्की है। अगर रिस्की है तो स्प्रेड बहुत हाई होता है, और अगर बोरोवर रिस्की नहीं है, लो रिस्क है, तो वो कम होता है। तो यहाँ पर देखो क्या फ्लेक्स किया है हमारे SBI बैंक ने, कि SBI का जो रिस्क है ना वो बहुत ही कम दिखाया है, 90 बेसिस पॉइंट दिखाया है, ठीक है। और इनको जो लोन मिला है वो 90 बेसिस पॉइंट प्लस 3 मंथ के SOFR पे मिला है, जो कि हम मान लेते हैं फॉर एग्जांपल 8% है। तो इनको जो लोन मिला है वो मिला है 8.9% पे, ठीक है। तो 9% 100% होता है, हाँ ठीक है, 8.9% पे इनको लोन मिला है, ठीक है। तो ये एक बहुत बढ़िया चीज़ है कि इनको कम बेसिस पॉइंट पे लोन मिला है। तो जो हमारा SOFR होता है वो सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट होता है, ये ग्लोबल बेंचमार्क होता है, ये इंटरेस्ट रेट होता है जो कि रिप्लेस करता है लाइबोर को, ठीक है। मतलब इनडायरेक्टली एक बैंक जो दूसरे बैंक से लैंड करता है ओवरनाइट, जिस रेट पर लैंड करता है उसको बोलते हैं SOFR। वो चेंज होता रहता है इकोनॉमी की वजह से, है ना, वो हर दिन चेंज होता है, डेली वो चेंज होता रहता है। अब इसके अलावा क्या है, इसके अलावा है बीटिंग द प्राइवेट सेक्टर। तो क्या यहाँ पर कैसे पता चल रहा है कि RBI ने जो हमारा SBI है उसने फ्लेक्सिंग करी है कि दिस प्राइसिंग इज टाइटर चीपर है देन द डील सिक्योर्ड बाय HDFC बैंक इन दिसंबर में HDFC बैंक ने भी एक डील क्रैक करने की कोशिश करी थी, जिसमें उन्होंने स्प्रेड कितना दिया, 94%, 94 बेसिस पॉइंट स्प्रेड दिया, ठीक है। 94 बेसिस पॉइंट क्या होता है, देखो 1 बेस पॉइंट जो होता है वो 0.01% होता है, ठीक है, 1 बेसिस पॉइंट। तो 90 बेसिस पॉइंट कितना हो गया, वो हो गया 0.9 बेसिस पॉइंट, ठीक है। और ऐसे ही 94 बेसिस पॉइंट कितना हो गया, वो हो गया 0.94%, ठीक है। तो एक बेसिस पॉइंट 0.01% होता है, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पर जब 90 बेसिस पॉइंट आया था तो मैंने 8 में 0.9 ऐड किया था, ठीक है, इसलिए ऐड किया था, ठीक है। तो कम बेसिस पॉइंट पे SBI को डील मिल गई है, तो ये यही दिखा रहा है ना कि भाई SBI थोड़ा सिक्योर्ड है, मतलब वहाँ पर जो मुफ्त जी की जो ओपिनियन है SBI को लेके अच्छी है, ठीक है। और एक और चीज़ है, क्योंकि SBI जो है ना सोवरेन बैकिंग रखता है, गवर्नमेंट उसको बैक करती है, तो इसलिए भी इसको कम बेसिस पॉइंट पे लोन मिल गया है। दूसरी ओर कि जो लॉन्ग टर्म लोन होते हैं ना, नॉर्मली क्या होता है, अगर कोई बैंक आपको लॉन्ग टर्म लोन दे रहा है, ठीक है, तो आपसे हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगा, है ना, क्योंकि उसको पता है कि लॉन्ग टर्म में आप रिस्की हो सकते हो, क्या पता आप लॉन्ग टर्म में पैसा भी ना दो, है ना। तो इसके लिए आपसे आपसे हाई हाई परसेंटेज चार्ज करता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, जो SBI है उसको 5 ईयर तक का लोन दिया है, 5 साल का लोन दिया है, लेकिन तब भी बेसिस पॉइंट कम रखे हैं। लेकिन जो HDFC वाली जो लोन था उसमें 3.5 ईयर्स तक लोन दिया था, जो कि कम है इससे,
तब उसके पास ज़्यादा BSP रखे हैं, बेसिस पॉइंट रखे हैं। तो वो इसलिए रखे हैं क्योंकि हमारी जो SBI है वो सोवेनियर बैकिंग रखती है और सुपीरियर है थोड़ी, है ना, मतलब थोड़ी पावरफुल है, और उन्होंने अच्छी एक क्या बोलते हैं नेगोशिएशन पावर दिखाई है, बार्गेनिंग पावर दिखाई है। तो ये डेमोस्ट्रेट करता है सुपीरियर बार्गेनिंग पावर एंड द इन्वेस्टर का ट्रस्ट भी, लाइकली ब्लॉस्टर्ड बाय द सोवरेन बैकिंग, जो कि गवर्नमेंट बैक कर रही है, इसलिए भी ये कम है। आगे क्या, सोशल लोन कौन से होते हैं भाई? कोई भी देखो, ये स्टैंडर्ड कमर्शियल लोन से अलग होते हैं, जहाँ पर जो है बैंक बहुत सारे जनरल ऑपरेशंस के लिए मनी यूज़ कर सकता है। लेकिन जो सोशल लोन्स होते हैं ना, वो स्ट्रिक्ट कॉन्वेनेंट के साथ आते हैं, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही आप इसको यूज़ कर सकते हो, एक पर्टिकुलर सेक्टर में ही आप इसको यूज़ कर सकते हो। यूज़ ऑफ प्रोसीड मैटर करता है यहाँ पर। तो जो SBI है, वो जो $1 बिलियन ले रहा है, ठीक है, वो एक्सक्लूसिवली सिर्फ और सिर्फ वुमेन लेड एंटरप्राइजेस को फंड करने के लिए लेगा या रीफाइनेंसिंग करने के लिए लेगा उन लोन्स को जो कि वुमेन को दिए गए हैं, ठीक है, सिर्फ वुमेन सेंट्रिक है। तो वेरिफिकेशन क्या है, ये लोन को, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर सेक्टर की तरफ है, एक पर्टिकुलर डेमोग्राफी को टारगेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऑडिटिंग होगी, ठीक है। आपका मनी कहाँ जा रहा है एक्चुअली में, है ना, तो उसके ऊपर ऑडिटिंग बहुत सारी होगी कि कोई सोशल वॉशिंग ना कर दे, है ना, फॉल्स क्लेम ना कर दे सोशल इम्पैक्ट, कि भाई हमने पैसा जो है ना वुमेन्स को दिया, लेकिन वुमेन को ना देके किसी और को दिया हो, है ना। तो इसलिए ऑडिटिंग भी अच्छी खासी होगी। ये वाई डू इट, ठीक है। तो रेजिंग अ सोशल लोन अलाउ SBI कि वो टैप कर पाएंगे इस पर्टिकुलर डिफरेंट क्या बोलते हैं ESG इन्वेस्टमेंट में, मतलब अपनी पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने का एक तरीका है। दे वांट टू डाइवर्सिफाई देयर पोर्टफोलियो, ठीक है, इसलिए वो कर रहे हैं। तो देखो इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है। द गिफ्ट सिटी बूस्ट, जो लोन जो राउट हुआ है ना, वो मूवजी ब्रांच इन गिफ्ट सिटी के थ्रू हुआ है, मतलब गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी के थ्रू हुआ है, ठीक है। अभी क्या है, अगर SBI है, अगर वो लोन उठाती दुबई की ब्रांच से या हेड ऑफिस से ऑफ मूवजी, तो उसको बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, मतलब लीगल पेपर वर्क करने पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा लीगल पेपर वर्क करने पड़ते हैं, फीस देनी पड़ती है ना। प्लस जो भी टैक्स रिवेन्यू होता वो उस कंट्री में चला जाता जिस कंट्री की वो है ना। दुबई की होती, मतलब दुबई की ब्रांच होती है तो दुबई में जाता, वहाँ के जहाँ भी उसका हेड ऑफिस है वहाँ होती तो वहाँ जाता। लेकिन अब क्या है, क्योंकि हमने मुफ्त जो है इंडिया की ब्रांच से किया है इन्होंने, है ना, मतलब गिफ्ट सिटी की ब्रांच से किया है, तो अब जो भी टैक्स रिवेन्यू होगा वो किसके पास आएगा, वो गवर्नमेंट के पास आएगा, तो गवर्नमेंट को ही फायदा हो गया। और जो SBI है उसको लीगल फीस कम देनी पड़ेगी, क्योंकि गिफ्ट सिटी के अंदर कम लीगल पेपर वर्क होता है ना, मतलब पेपर वर्क कम होता है, और टैक्स रिवेन्यू भी गवर्नमेंट को मिल जाएगा, तो फ़ायदा है। इनडायरेक्टली ये दिखाना चाह रहा है कि हमारी गिफ्ट सिटीज़ कितना अच्छा काम कर रही है, कितने ग्लोबल लेवल पे काम कर रही है, ग्लोबल फाइनेंसिंग हब बन चुकी है, ये दिखाने की कोशिश कर रहा है ना। दिस इज अ विन फॉर द इंडियन गवर्नमेंट पुश टू मेक द गिफ्ट सिटी एज अ ग्लोबल फाइनेंशियल हब, क्योंकि लार्ज टिकट डॉलर्स डील हो रही हैं एग्जीक्यूट हमारे यहाँ पर गिफ्ट सिटीज़ के अंदर, है ना, क्योंकि वैलिडेट करता है कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो है ना उस लेवल का है, ठीक है। दूसरी ओर क्या है, सिंडिकेट मॉडल के थ्रू दिया जा रहा है। वाइल मूव जी इज द सोल मैंडेट लीगल अरेंजर, ठीक है, सोल मैंडेट लीगल अरेंजर है, मीनिंग वो पूरी की पूरी डील वो ऑर्गेनाइज कर रहा है। देखो जो SBI है वो बोरो कर रहा है मूव जी से, ठीक है, मूव जी से, लेकिन क्या मूव जी पूरा का पूरा फंड कर रहा है? नहीं, मूव जी पूरा का फंड नहीं कर रहा भाई, वो एक सोल मैंडेट लीगल अरेंजर की तरह वर्क कर रहा है। मतलब वो जो पूरा $1 बिलियन देने वाले हैं, ये वो कैसे देंगे, बहुत सारे अलग अलग बैंक्स आएंगे और मूव जी को वो पैसा देंगे, मूव जी को वो पर्टिकुलर मनी देंगे, और फिर मूव जी SBI को पैसा देगा, ठीक है। तो यही इसको ही बोलते हैं सिंडिकेट अरेंजमेंट। यहाँ पर मुवजी जो है सिर्फ और सिर्फ सोल मैंडेट लीड अरेंजर की तरह काम कर रहा है, ना कि वो खुद पूरे का पूरा पैसा दे रहा है। इसका मतलब वो सारा का सारा रिस्क जो है स्प्रेड कर रहा है। अगर $1 बिलियन की बात है, तो यहाँ पर मान लो सिर्फ और सिर्फ $100 मिलियन दे दे बस मुवजी, और बाकी जो $900 मिलियन है वो रेज करे और बैंक से। अब ये जितना भी इंटरेस्ट होगा, ये जो इंटरेस्ट है यहाँ पर ये डिस्ट्रीब्यूट जाएगा सब में। तो देखो यहाँ पर कितनी बड़ी अच्छी बात हुई कि मुफ्जी जो है एक तो सिंडिकेट नेचर में कर रहा है, और कम इंटरेस्ट रेट पे कर रहा है। इसका मतलब कितना कॉन्फिडेंट है कि इससे कम इंटरेस्ट रेट पे और बैंक भी खरीद लेंगे ये पर्टिकुलर लोन, है ना, क्योंकि ये जो 90 बेसिस पॉइंट पे है ना, बस 90 बेसिस पॉइंट प्लस जो SOFR है, ठीक है, वो है, और वो कम है इनडायरेक्टली, है ना, और ग्लोबल बैंक के कंपैरेटिव, और हमारे खुद HDFC को ज़्यादा देना पड़ा,
लेकिन SBI ने कम दिया। तो ये इतना श्योर है मूव जी कि भाई हम अगर SBI को कम लोन पे भी पैसा देंगे तब भी जो मेरे लोन है, जो ये मेरा मैं जो जब डिस्ट्रीब्यूट करूँगा लोन तो और बैंक खरीद भी लेंगे। इतना भरोसा है SBI पे, मूव जी को भी और बैंक्स को भी, ठीक है। तभी तो वो खरीदेंगे, तभी तो वो जो पर्टिकुलर पार्ट है इसका इंटरेस्ट का पार्ट है, तभी तो ये खरीदेंगे, नहीं तो नहीं खरीदेंगे ना ये लोग मुफ्त जी से। और अगर मुफ्त जी से नहीं खरीदेंगे तो सारा का सारा पैसा किसको देना पड़ेगा, मुफ्त जी को देना पड़ेगा, तो मुफ्त जी के पास सारा रिस्क आ जाएगा। तो यही बात है। अरे लास्ट लाइन पढ़ लेते हैं। लास्ट लाइन क्या बोलिए, द फैक्ट दैट मुफ्त इज दैट मच कॉन्फिडेंट दैट दे कैन सेल दिस डेट टू अदर्स एट सच लो इंटरेस्ट रेट फर्दर प्रूव्स की हाई ग्लोबल डिमांड है हमारे इंडियन बैंकिंग डेब्ट्स की, ठीक है। मतलब SBI इतना ज़्यादा पावरफुल है, ये दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो बोरोवर क्या है, SBI को $1 बिलियन रिसीव हो जाएंगे, वो कुछ पे करेगा इंटरेस्ट। यहाँ पर मूवजी जो है मैंडेट लीड अरेंजर की तरह वर्क कर रहा है, जो कि हेड शेफ की तरह वर्क करता है इनडायरेक्टली, और यही नेगोशिएट करेगा 90 BPS प्लस SOFR, ठीक है, यही वो करने वाला है। लेकिन मैं सारे के सारे पेपर वर्क मूवजी संभालेगा, लेकिन इसमें सिंडिकेट होगा, ग्रुप ऑफ बैंक्स होंगे, पार्टिसिपेंट बैंक होंगे जो पैसा देंगे। जैसे बैंक कौन से, स्टैंडर्ड चार्टर हो गया, HSBC हो गया, बार्कले हो गया, जो थोड़ा थोड़ा पीस खरीदेंगे, बाय करेंगे इस पर्टिकुलर लोन का फ्रॉम द मूवजी लेटर ऑन, ठीक है। पेपर वर्क ये करेगा मूवजी। बजट 2026-27 shift urban policies to city economic regions from isolated cities to integrated growth clusters। तो यहाँ पर क्या है, यूनियन बजट में इस पर कुछ अनाउंसमेंट करी गई हैं कि ये मूव होना चाहते हैं, ओल्ड गवर्नमेंट मूव होना चाहती है ओल्ड स्मार्ट सिटीज़ से, जो कि सिर्फ सिटीज़ पे ही फोकस करता था, टू द न्यू मॉडल जहाँ पर सिटी इकोनॉमिक रीजन पे हम बात करेंगे। मतलब सिटीज़ के ऊपर, सिटीज़ का डेवलपमेंट तो करेंगे, उसके आसपास का एरिया भी डेवलप करेंगे। तो यहाँ पर यह अप्रोच है कि सिटी जो है एक आइलैंड की तरह नहीं है, एक न्यूक्लियस की तरह है जो पावर करती है अपने सराउंडिंग रीजन को भी। तो सिर्फ सिटी को डेवलप ना करके सिटी को भी करेंगे, और साइड की जो और पेरी अर्बन्स हैं, है ना, और सेमी अर्बन है या रूरल एरिया है, उनको भी डेवलप करेंगे, ठीक है। तो स्ट्रेटेजी क्या है, एग्लोमरेशन करेंगे, एग्लोमरेशन इकोनॉमिक्स का पूरा स्ट्रेटेजी है, जिसके अंदर ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करेंगे सिटी इकोनॉमिक रीजन का। इंस्टीट्यूट ऑफ जस्ट डेवलपिंग द पुणे, ये पुणे रीजन को डेवलप करेंगे और उसको एक सिंगल यूनिट मानेंगे, ठीक है। तो दिस इंटीग्रेट द मेन सिटी जो पुणे है, और उसके आसपास के जो सैटेलाइट टाउन हैं उनको भी करेंगे, और रूरल हिंटरलैंड जो हैं उनको भी डेवलप करेंगे, है ना। और मैग्निफिसेंट 7 CER आइडेंटिफाई किए गए हैं 7। एक बैंगलोर किया है जिसका IT और इनोवेशन हब है, पुणे क्या है जिसका ऑटो एंड टेक है, सूरत क्या है जिसका ट्रेड एंड डायमंड्स है, वाराणसी क्या है जिसका स्पिरिचुअल टूरिज्म, ये डेवलप करेंगे, ये सब चीज़ें डेवलप करेंगे ना। विशाखापट्टनम में पोर्ट लेड ग्रोथ करेंगे, भुवनेश्वर और पुरी कटक कटक वहाँ पर ट्राई सिटी क्लस्टर बनाएंगे, और कोयम्बतौर रोड तिरुपुर में टेक्सटाइल और मैन्युफैक्चरिंग को डेवलप करेंगे। तो इससे क्या होगा अभी आगे हम देखेंगे। इसमें फाइनेंशियल मसल कितनी दी गई है, मतलब पर रीजन 5,000 करोड़ रुपीज़ अलॉट किए गए हैं, ठीक है। ये अलोकेशन है ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर्स पर CER, ठीक है। ये जो है कुछ स्मॉल स्प्रिंकलिंग ऑफ फंड नहीं है, ये एक मैसिव इंजेक्शन है ऑफ द पर्टिकुलर कैपिटल, है ना, जिसकी वजह से ये रोड, वहाँ पर रोड ट्रांजिट्स और यूटिलिटीज़ को भी डेवलप करेंगे, और ये इन सिटीज़ को जो हमारे सैटेलाइट टाउन्स हैं उनको मेन सिटी से कनेक्ट करेंगे, और वो उन चीज़ों को डेवलप करेंगे, ठीक है। चैलेंज मोड फंड, मतलब ये मनी जो ना गारंटीड नहीं है, ये डिपेंड करता है सिटीज़ पे कि सिटीज़ कैसे अपने गवर्नेंस रिफॉर्म्स को चलाती है। जैसे कि डिजिटल प्रॉपर्टी टैक्स रिकॉर्ड मेंटेन करके रखती है या नहीं रखती है। अगर वो रखती है और अच्छी तरीके से अपना प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्ट कर पाती है, तभी उनको ये बजट अलोकेट होगा, नहीं तो नहीं होगा। आगे क्या है, ग्रोथ कनेक्टर्स, द हाई स्पीड रेल इफेक्ट। बजट में जो है ना 7 हाई स्पीड इंटरसिटी रेल कॉरिडोर्स को भी बनाने का बात हुई है, जिसमें दिल्ली, वाराणसी, मुंबई, पुणे और हैदराबाद, बेंगलोर जैसे रेल कॉरिडोर्स भी आ रहे हैं। रियल एस्टेट इम्पैक्ट क्या होगा, दीज कॉरिडोर डिस्ट्रॉय द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्टेंस, जहाँ पर 90 मिनट्स कम्यूट कर पाएंगे हम, और ये पॉसिबल हो पाएगा, है ना। और इफ़ द पर्सन कैन ट्रैवल फ्रॉम पर्टिकुलर स्मॉल टाउन टू अ मेजर मेट्रो इन 45 मिनट्स, तो माइग्रेशन नहीं होगा, ठीक है, माइग्रेशन नहीं होगा, और दैट द टाउन सडनली बिकम अ वायबल रेजिडेंशियल मार्केट, ठीक है, और स्मॉल टाउन भी एक वायबल रेजिडेंशियल मार्केट बन पाएगा, ठीक है। तो राइज ऑफ डॉर्मेंट्री टाउन्स, लोग जो है ना छोड़ के अपने टाउन को बड़े बड़े शहरों में जाते हैं, सिटीज़ में जाते हैं, क्योंकि उनको वहाँ पर अच्छे वेजेस मिल पाते हैं, और वो कम, और वहाँ पर मतलब एक
एक अपनी अच्छी लाइफ जी पाएंगे, है ना। लेकिन वो डॉर्मेट्री टाउन्स के अंदर नहीं कर सकते। तो ये जो पर्टिकुलर 9 मिनट कम्यूट है, जहाँ पर आप जल्दी से कम्यूट कर पाओगे, तो ये क्या करेगा, ये ये हेल्प क्या करेगा, वेयर द पीपल लिव्स इन अ चीपर लार्जर होम्स इन 2 tier टाउन्स। अब वो वर्क कर पाएंगे मेट्रो सिटीज़ में जाके, है ना। वो मेट्रो सिटीज़ में जाके वर्क कर पाएंगे, क्योंकि अब कनेक्शन बहुत पास हो गया है ना, डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है। अब ये 90 मिनट कम्यूट करेंगे, या मान लो 30 मिनट कम्यूट करेंगे, और डॉर्मेट टाउन से एकदम अच्छे टाउन में चले जाएंगे और वहाँ पर वर्क करेंगे, फिर वापस आ जाएंगे अपने घर में। डायरेक्टली माइग्रेट नहीं करेंगे, है ना। नॉर्मली क्या होता था, माइग्रेट कर देते थे लोग, अब माइग्रेशन कम होगा। अभी जो इन्होंने ये चीज़ करी है, जहाँ पर ये स्पेसिफिक रियल एस्टेट बूम करना चाहते हैं, वो बहुत अनइवन इम्पैक्ट क्रिएट करेगा, मतलब हर एक जगह अलग अलग। हॉस्पिटैलिटी, जो वाराणसी, पुणे, अयोध्या, मधुरै जैसी जगह हैं, जहाँ पर टेम्पल्स बहुत सारे हैं, वहाँ पर वो टेम्पल टाउन पुश होगा, जहाँ पर फोकस किया जाएगा स्पिरिचुअल सर्किट्स इन द वाराणसी एंड पुरी, जो कि क्रिएट करेंगे किस चीज़ की डिमांड, होटल्स की, होम स्टे की और वेलनेस की। मतलब ऐसे करके डेवलप करेंगे, हॉस्पिटैलिटी डेवलप होगी ऐसे करके, ठीक है। इंडस्ट्रियल और वेयर हाउसिंग कैसे होगी, जैसे कोयम्बतूर, सूरत, विशाखापट्टनम हो गया। यहाँ पर एस सी आर इंटीग्रेशन करेंगे, जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स लाइक कोयम्बतूर, तिरुपुर और ये सब, ये इन सबको क्या मिलेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्रेड ए की वेयर हाउसिंग की डिमांड्स आएंगी, ठीक है। तो ये अगर यहाँ पर ये सब चीज़ें बना पाते हैं, तो जो नॉर्मल पोर्ट की डिमांड होती है वो भी पूरी हो पाएगी, है ना। तो ऐसे यहाँ पर इंडस्ट्रियल ग्रोथ होगी यहाँ पर ऐसे करके। स्टूडेंट हाउसिंग कैसे है, जैसे पुणे, भुवनेश्वर, बेंगलोर के आउटस्कर्ट एरिया में यूनिवर्सिटी टाउनशिप बनाई जाएंगी। द बजट सपोर्ट टाउनशिप नियर द इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, जहाँ पर एजुकेशन को जॉब से लिंक किया जाएगा, ठीक है। रेजिडेंशियल कैसे, सैटेलाइट टाउन्स ऑफ द 7 सन्स, ठीक है। अफोर्डेबल आर्बिट्रेज करेंगे, जहाँ पर एज मेट्रो बिकम अफोर्डेबल, जहाँ पर मेट्रो जो है अफोर्डेबल बन जाएंगी, तो जो है लोग जो है, जो नॉर्मल सिटीज़ के अंदर हैं, Tier 3 और 4 सिटीज़ के अंदर हैं, वो जो है कम्यूट कर पाएंगे बड़ी बड़ी सिटीज़ में, Tier 2 और Tier 1 में, और वहाँ पर अपना काम कर पाएंगे, है ना। तो वो चीज़ फ़ायदा करेगी, या मतलब यही इनडायरेक्टली फ़ायदा है। अगला टॉपिक क्या है, 10,000 करोड़ बायोफार्मा मैन्युफैक्चरिंग शक्ति, इंडिया स्ट्रेटेजिक लीप इनटू द ग्लोबल बायोलॉजिकल एरा। तो 10,000 करोड़ का बायोफार्मा मैन्युफैक्चरिंग शक्ति एक स्कीम लॉन्च करी है, पर ये जो स्कीम है ना, ये मेयरली इंडस्ट्रियल सब्सिडी नहीं है, ये एक जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिकल रीसेट बटन है इंडियन मैन्युफैक्चरिंग सिटीज़ का, इंडस्ट्रीज़ का। तो इंडिया जो है ना, माना जाता है एक फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, बट बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है किस चीज़ पे, इम्पोर्ट्स पे, मतलब ड्रग्स पे, जो बेसिक अमीनो एसिड्स होते हैं ना, उन पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। मतलब क्रिटिकली वो चाइना पे डिपेंड करता है फॉर द रॉ मटेरियल्स। ये बहुत ज़्यादा एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है इंडिया को लेके, ठीक है, जो कि उसको रोकता है एक हाई वैल्यू बायोलॉजी कॉम्प्लेक्स बनाने से, ठीक है। या एक ऐसा सेक्टर, एक वर्ल्ड की सच में फार्मेसी बनने का, है ना, तो उससे रोकता है। तो एक तो ये प्रॉब्लम है कि क्रिटिकली डिपेंडेंट है चाइना पे, और दूसरी प्रॉब्लम है पेटेंट क्लिफ आने वाली है। पेटेंट क्लिफ अपॉर्चुनिटी को भी टैप कर सकता है या नहीं कर सकता, वो भी देखना है, ठीक है। तो ये जो पर्टिकुलर बायोफार्मा मैन्युफैक्चरिंग शक्ति स्कीम है ना, ये दो चीज़ों से इंडिपेंडेंस दिलाएगी इनडायरेक्टली, ये बोलना चाह रहा है, ठीक है। वेयर द इंडिया रिस्किंग मिसिंग आउट ऑफ 250 बिलियन मार्केट शिफ्ट इफ इट डज नॉट अपग्रेड इज कैपेबिलिटी इमीडिएटली। अगर इंडिया अपनी फार्मा कैपेबिलिटी को अपग्रेड नहीं करता है, तो वो मिस आउट कर देगा $250 बिलियन, प्लस वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकली डिपेंडेंट हो जाएगा और ज़्यादा चाइना पे, ठीक है। अगर चाइना अपनी तरफ से रॉ मटेरियल रोकता है, तो फिर इंडिया कुछ नहीं कर सकता। द पेटेंट क्लिफ क्या है, देखो पेटेंट क्लिफ ये होता है कि अभी क्या है, बहुत सारे ब्लॉकबस्टर ड्रग्स के जो है ना पेटेंट एक्सपायर हो रहे हैं। तो अब जब वो एक्सपायर हो जाएंगे, तो हमारी खुद की कंपनीज उस मार्केट को टैप कर सकती है। तो जब वो एक्सपायर हो जाते हैं, तो फिर कोई भी उस वैसा बायोसिमिलर बना सकती है ना, सिमिलर कॉम्प्लेक्स को कॉपी करके ऐसा प्रोडक्ट बना लेगी, और उसको सस्ते दामों में दूसरी कंट्री से बेचेगी और अपनी खुद की कंट्री में बेच सकती है ना। वो तभी बेच सकती है जब मतलब पेटेंट खत्म हो जाए। अगर दूसरी कंपनी के नाम पे पेटेंट है, तो वो ऐसा क्रिएट ही नहीं कर सकती, वो बना ही नहीं सकती, बायोसिमिलर्स भी नहीं क्रिएट कर सकती, है ना। तो अभी ऐसा होने वाला है कि पेटेंट क्लिफ होने वाला है, मतलब बहुत सारे पेटेंट जो है वो एक्सपायर होने वाले हैं, और वो ये सारे पेटेंट्स हैं जो एक्सपायर होने वाले हैं, ठीक है। तो
ये इतना मार्केट होल्ड करके रखते हैं, लगभग $250 बिलियन, $50 बिलियन मार्केट होल्ड करके रखते हैं। तो इंडिया की अगर कैपेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है तो ऐसे मार्केट को भी, इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी को भी टैप कर सकती है ना। तो ये रेस है ग्लोबल जाइंट रॉश, फाइज़र और J&J के बीच में, जो कि नॉर्मली जो कि फेस कर रहे हैं सेल्स मेल्टडाउन, ठीक है। पर इंडिया वांट्स टू बी अ प्राइमरी सप्लायर ऑफ द पर्टिकुलर अफोर्डेबल बायोसिमिलर्स दैट विल रिप्लेस दीज एक्सपेंसिव ओरिजिनल्स। क्योंकि ये लोग जो है ना बहुत ज़्यादा महंगी दवाइयाँ बेच रहे हैं, और हम सस्ते सस्ते दाम में रॉ मटेरियल लेंगे और उसको भी जल्दी से बना के बायोसिमिलर बना के वैसा और बेच देंगे फिर मार्केट के अंदर। तो हमें वो जो वैक्यूम क्रिएट कर रहे हैं ये लोग, हम उसको फिल करेंगे, और वो किसके थ्रू कर पाएंगे, इस पर्टिकुलर स्कीम के थ्रू कर पाएंगे। चाइना फैक्टर क्या है, डिपेंडेंसी इन स्पीड। भाई चाइना पे हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं। चाइना हम इंडिया जो है प्रोड्यूस करता है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, बट इट कैन नॉट मेक देम विदाउट द चाइना। चाइना से ही हेल्प लेते हैं। कैसे, रॉ मटेरियल चाइना से मिलते हैं, फॉर्मेंटेड बेस प्रीकर्सर्स जो कि न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं या अमीनो एसिड चेन होती हैं, वो खरीदते किससे हैं, चाइना से खरीदते हैं। तो दीज आर द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर द बल्क ड्रग्स। तो रिस्क क्या है, विदाउट दिस प्रीकर्सर्स इंडिया कुछ बना ही नहीं पाएगा। एंटीबायोटिक्स नहीं बना सकता, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ के ऊपर जो ड्रग्स हैं वो भी नहीं बना सकता, है ना, कुछ नहीं बना सकता। तो उसको शिप करना पड़ता है बीजिंग से ये सब चीज़ें। और एक है स्पीड गैप, रेगुलेटरी लेथार्जिक भी बन रहा है इंडिया बहुत ज़्यादा, क्योंकि अगर कोई भी पर्टिकुलर ट्रायल से अप्रूवल का टाइम होता है तो इंडिया को 900 डेज़ लग जाते हैं, वेयरएज चाइना को सिर्फ 500 डेज़ लगते हैं। तो चाइना कोई भी चीज़ को जल्दी अप्रूव करा के मार्केट के अंदर लॉन्च कर सकता है, वेयरएज हम वो चीज़ें कर ही नहीं सकते इतनी जल्दी। और एक्सेलरेटेड अप्रूवल, जल्दी अप्रूवल मिल जाता है, यहाँ पर इंडिया में नहीं मिलता। चाइना के अंदर 330 डेज़ के अंदर मिल जाता है, मतलब 830 डेज़ के अंदर अप्रूव पाके मार्केट में लॉन्च भी कर देते हैं, और हम तब तक क्या कर रहे होते हैं, अप्रूवल ढूंढ रहे होते हैं बस। रेगुलेटरी गाइडेंस, हमारे पास इतनी डॉक्यूमेंट ही नहीं है, 64 डॉक्यूमेंट है, वेयर एज चाइना के पास 555 डॉक्यूमेंट्स हैं कि कैसे प्रोसीजर है, क्या बनाना चाहिए, है ना, कैसे बनाना चाहिए। और रेगुलेटरी जो 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 नॉर्म्स है उसको फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं ना, किस हम इनडायरेक्टली जो कंपनीज हैं उनकी पता ही नहीं है कि कैसे बनाना है चीज़ें, तो वो रेगुलेटरी गाइडेंस दी ही नहीं रखी। इंडिया के पास 64 है, लेकिन चाइना के पास कितनी सारी हैं, तो हम इसको भी टैप करना चाहते हैं, ठीक है। और ग्लोबल इनोवेशंस बहुत कम है इंडिया के अंदर, चाइना के अंदर लगभग 58% है, ठीक है। तो हमारा जो कोर इशू है CDSCO, जो कि सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है, वो लैक करती है स्पेशलाइजेशन इन साइंटिफिक रिव्यू कैडर में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, अनलाइक द US FDA और यूरोपियन एजेंसी जो कि ये सब चीज़ें रखती हैं, मतलब इनके पास एक साइंटिफिक रिव्यू कैडर होता है, इनके पास डेडिकेटेड पूरा साइंटिस्ट का एक ग्रुप है जो रिव्यू करता है बायो बायो मतलब कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल डाटा को, है ना, जल्दी से कर पाता है। हमारे पास वो है ही नहीं ऐसी चीज़, ठीक है, तो इसलिए हमें अप्रूवल में टाइम लगता है। तो इस बायोफार्मा शक्ति रोड मैप से क्या करना चाहते हैं, ठीक है, ये 360 अप्रोच है, पूरी की पूरी कवर करना चाहते हैं। पहले हम रेगुलेटरी हॉलिंग करेंगे, जहाँ पर हम ये जो स्पेशलिस्ट कोर था, है ना, साइंटिफिक रिव्यू कमेटी थी, उसको बनाने की कोशिश करेंगे विद इन द CDSCO, ठीक है, जो कि 90 डेज अप्रूवल से कम डेज के अंदर लेके आएगी, ठीक है, जो कि स्टैंडर्ड्स ग्लोबल स्टैंडर्ड्स हैं उस वहाँ तक लेके आएगी। और हम क्या करेंगे, हम कुछ गाइडेंस डॉक्यूमेंट, रेगुलेटरी गाइडेंस डॉक्यूमेंट बनाएंगे, मतलब मिमिक करेंगे 500 जो प्लस डॉक्यूमेंट्स हैं जो चाइना यूज़ करता है उसको, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टैलेंट बनाएंगे, ठीक है, कैसे करेंगे, डेवलपिंग द न्यू एक्रीडेटेड ट्रायल साइट बनाएंगे इंडिया के अंदर। और इंडिया करंटली जो लैक करती है पेशेंस पूल एंड स्टैंडर्डाइज्ड डाटा रिकॉर्डिंग, जो कि चाहिए होता है ग्लोबल एक्सेप्टेंस ऑफ पर्टिकुलर बायोसिमिलर ट्रायल्स, वैसी चीज़ों को क्रिएट करेंगे, ठीक है, वैसी साइट्स क्रिएट करेंगे जहाँ पर ये सब चीज़ें हो पाएँ। और एक नई पर एक्सपेंशन करेंगे, एस्टेब्लिश करेंगे और अपग्रेड करेंगे एग्जिस्टिंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, जहाँ पर स्पेशलाइज प्रोग्राम्स लेंगे जैसे PhD और PGs, जो कि फोकस होंगे किस पे, बायोफार्मा पे सिंपली, ठीक है, जिसकी वजह से हमारी वर्कफोर्स क्रिएट हो पाएगी, क्योंकि ये छोटी छोटी जो फर्मेंटेशन है, सेल लाइनिंग टेक्नोलॉजी है, उस पर काम कर पाएंगे, उसे हैंडल कर पाएंगे। थर्ड फेज में फाइनेंशियल इंसेंटिव दिया जाएगा, जहाँ पर इनोवेशन फंडिंग प्रोवाइड करी जाएगी, अर्ली स्टेज फंडिंग प्रोवाइड कराई जाएगी स्टार्टअप्स को कि वो ऐसे बायोलॉजिक्स बनाए, हैं। और फर्मेंटेशन इंसेंटिव दिया जाएगा, सब्सिडरीज स्पेशली प्रोवाइड कराई जाएंगी फर्मेंटेशन बेस्ड प्लांट्स को टू ब्रेक द चाइनीज मोनोपोली ऑन प्रीकर्सर्स, ठीक है, सिंपल है। तो चलो अब एक लास्ट न्यूज़ करते हैं। इंडिया ने ज्वाइन किया है OECD CARF ऑफशोर क्रिप्टो एनोमिटी एंड्स
और डाटा ग्लोबल डाटा शेयरिंग जो है फ्रॉम 2027 वो स्टार्ट हो जाएगी। इसका मतलब क्या है, दिस डेवलपमेंट मार्क्स द एंड ऑफ एनोमिनिटी फॉर ऑफशोर क्रिप्टो होल्डिंग्स और फॉर इंडियन रेजिडेंट। तो इंडियन रेजिडेंट क्या करते थे, ऑफशोर जो है ऑफशोर क्रिप्टो होल्डिंग करते थे, ठीक है, और फिर इंडिया में उसको डिक्लेयर नहीं करते थे अपनी इनकम में, अपनी इनकम के अंदर उसको डिक्लेयर नहीं करते थे। और भी ये जो है ना हमारे खुद के टैक्स डिपार्टमेंट को, जो हमारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, उसको पता भी नहीं चलता था, क्योंकि ये अनोमिनिटी होती थी इसके अंदर ना, ये डिक्लेयर करते नहीं थे और इनको कभी डाटा मिलता नहीं था हमारे टैक्स डिपार्टमेंट को यहाँ से, ठीक है। तो अब इसको ही ख़त्म किया गया है। तो जो भी लोग OECD क्रिप्टो एसेट रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अंदर आएंगे, वो पूरी कंट्रीज़ और उनके जो भी एक्सचेंजेस हैं वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे डायरेक्टली टू द इंडियन टैक्स डिपार्टमेंट, ठीक है। तो इससे क्या है, जो भी हमारे खुद के इंडियन रेजिडेंट की बाहर जो भी ऑफशोर क्रिप्टोज हैं वो हमें पता चल जाएगी। तो वो यही लूप होल है, इनडायरेक्टली लूप होल भी यही होता था कि हमें पता नहीं होता था, ये टैक्स डिपार्टमेंट को कुछ पता ही नहीं होता था कि हमारे रेजिडेंट ने बाहर होल्ड करके रखा है कुछ या नहीं करके रखा, ठीक है। और ये खुद अपनी इनकम में डिक्लेयर भी नहीं करते थे इंडियन रेजिडेंट। तो ये एक लूप होल था, ऑफशोर लूप होल, इसको ही खत्म किया इनडायरेक्टली इससे, ठीक है। तो मैनी इंडियन ट्रेडर्स हैव यूज्ड टू बाईपास डोमेस्टिक टैक्स रिडक्शन, इसको TDS बोलते हैं या फ्लैट टैक्स बोलते हैं, इसको बाईपास बाईपास कर देते थे। तो द कोर फ्रेमवर्क, व्हाट इज द CARF, ठीक है। तो क्रिप्टो एसेट रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क ये ग्लोबल स्टैंडर्ड है जिसको OECD ने बनाया है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। थिंक ऑफ इट एज अ क्रिप्टो इक्विवेलेंट ऑफ द कॉमन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। देखो हमारे जो बैंक है वो भी तो एक दूसरे को शेयर करते रहते हैं ना डिटेल्स, और बाहर भी भेजते रहते हैं डिटेल्स, है सारी की सारी। तो वैसा कुछ एक कॉमन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड क्रिएट किया है इन टर्म्स ऑफ क्रिप्टो इक्विवेलेंट, ठीक है, ठीक है। तो हाउ इट वर्क्स, AEOI, ये तो सारे वोवल आ गए, ठीक है। ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, तो क्रिप्टो एक्सचेंज जैसे कि बनांस और कॉइनबेस, बायबिट इन द फॉरेन कंट्री जैसे सिंगापुर, सेशेल्स में और US में होंगे, इनको रिक्वायर होगा कि ये जो भी टैक्स रेजिडेंसी डिटेल है उस पर्टिकुलर यूज़र की वो कलेक्ट करें, ठीक है। जो भी टैक्स रेजिडेंसी डिटेल है तो वो डिटेल कलेक्ट करने के बाद ये सारी की सारी डिटेल किसको देते हैं, उस पर्टिकुलर कंट्री, जिस मान लो जो भी ये यूज़र है वो अगर इंडिया का हुआ तो इंडिया के टैक्स डिपार्टमेंट को देते हैं, लोकल टैक्स डिपार्टमेंट को, ठीक है। तो दीज एक्सचेंज रिपोर्ट द पर्टिकुलर होल्डिंग्स एंड ट्रांजेक्शन डिटेल्स ऑफ द इंडियन यूज़र टू देयर ओन लोकल टैक्स अथॉरिटी, ठीक है। द foreign tax authority automatically transmit this bulk data to the Indian income tax department, ठीक है। तो इंडिया को यहाँ पर पता चल जाता है कि कौन हमारे कितने सिटीजन्स ने क्रिप्टो एसेट्स होल्ड कर रखे हैं अब्रॉड, ठीक है, विदाउट हैविंग टू आस्क फॉर देम केस बाय केस, ठीक है। तो हम जो है गेट रेडी वर्सेस गो लाइव फेज में है। तो पहले क्या है, पहला फेज है गेट रेडी फेज जिसमें है कंप्लाइंस। तो ये 1 अप्रैल 2026 में डोमेस्टिक रिपोर्टिंग और पेनल्टी किक्स इन करेंगे, मतलब आप जो है खुद आके बता दो हमको, एंटिटीज और इंटरमीडिएटरी स्टार्ट फाइलिंग द प्रिसाइज डाटा, ठीक है, कि तुम खुद आओ और हमें रिपोर्ट कर दो। और फिर हम सेकंड फेज में एक्सचेंज से वो डाटा लेंगे। 1 अप्रैल 2027 से वो डाटा क्रॉस बॉर्डर डाटा शेयरिंग स्टार्ट हो जाएगा, जहाँ पर इंडिया जो है सेंड और रिसीव करेगा वो डाटा, ठीक है, पर्टिकुलर नेशन से। अगर वो डाटा जो है वो डाटा मैच नहीं हुआ, जो भी डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं, वो जो डोमेस्टिक सिटीजन्स हैं, वो जो भी फाइलिंग करेंगे उससे मैच नहीं हुआ, जो भी उनकी फाइलिंग है उससे मैच नहीं हुआ ये डाटा, तो फिर और ज़्यादा पेनल्टीज लगेंगी, ठीक है, फिर लीगल केसेस उन पर चल सकते हैं। तो ये इसलिए उनको पहले फेज़ में बोला जाएगा कि तुम जो है या तो रिपोर्टिंग करो या जो भी तुमने गलती करी है उसको उसकी पेनल्टी देके भर दो, ख़त्म कर दो मैटर। लेकिन जब हम डाटा लेना स्टार्ट करेंगे और फिर उसको मैच कराएंगे तुम्हारे पास से और तब गलती निकली तो फिर लीगल प्रोसेस चलेंगे तुम पे और बहुत ज़्यादा फाइन देना पड़ सकता है, ठीक है। तो यही दो तरीके से करने वाले हैं, न्यू पेनल्टीज़ करने वाले हैं ये इफेक्टिव कब से हो रहा है, 1 अप्रैल 2026 से। और ये डाटा एक्सचेंज कब से स्टार्ट कर देंगे, 1 अप्रैल 2027 से, ठीक है। तो फाइन कितना है, 200 रुपये पर डे फॉर एंटिटीज़ जो भी फेल करेंगी अगर वो सबमिट नहीं करेंगी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, अगर सबमिट नहीं करेंगी तो उनको पर डे 200 रुपीज़ देने पड़ेंगे। ये छोटा लगता है अमाउंट, लेकिन ये एक्यूमुलेट होता रहेगा डे बाय डे, ठीक है। और अगर आप ज़्यादा डिले करोगे, सबमिट नहीं करोगे, तो फिर वो क्या दिखाएगा कि तुमने कुछ गड़बड़ करी है और फिर तुम पे होगी डीपर स्क्रूटनी, ठीक है। और फ्लैट फाइन भी मिल सकता है, जिसमें अगर आपने गलत इन्फॉर्मेशन दी है ना, अपने टैक्स को बचाने के लिए आपने गलत इन्फॉर्मेशन दी या करेक्ट इन्फॉर्मेशन, जो भी गलत इन्फॉर्मेशन दी उसको करेक्ट नहीं किया,
तो दिस इज डिजाइन टू स्टॉप एक्सचेंज फ्रॉम फाइलिंग जंक डाटा जस्ट टू मीट द डेडलाइंस, ठीक है। ओके आगे बढ़ते हैं। तो स्ट्रेटेजिक इंटेंट वाई नाउ, क्यों कर रहे हैं, ठीक है। फ्लाइट टू ऑफशोर, तो इंडिया ने जो इंट्रोड्यूस किया था 30% टैक्स और 1% TDS इन 2022, तो मिलियंस ऑफ इंडियन यूजर जो है माइग्रेट कर गए फॉरेन प्लेटफॉर्म्स पे, ठीक है, जहाँ पर उनका TDS डिडक्ट नहीं होता, तो 1% को बचाने के लिए ये लोग ऐसा कर रहे थे, ठीक है। तो दिस रिजल्ट इन अ मैसिव लॉस ऑफ टैक्स रेवेन्यू और ट्रांजेक्शन विजिबिलिटी, एक तो ट्रांजेक्शन विजिबिलिटी खत्म हो जाती थी हमारे टैक्स डिपार्टमेंट की, और उनको टैक्स रेवेन्यू भी सही से नहीं मिलता था। तो CARF फ्रेमवर्क जो है वो रेट्रोस्पेक्ट करेगा, ठीक है, वो रेट्रोस्पेक्ट करेगा, और जो होल्डिंग्स हैं उन, जब एक बार डाटा शेयर हो जाएगा फिर रेट्रोस्पेक्ट करना स्टार्ट करेगा और देखेगा कि वो होल्डिंग्स मैच कर रही हैं जो आप डिक्लेयर करते हो, अगर नहीं मैच करेंगे तो फिर आपको दिक्कतें हो सकती हैं। और एक FATF कंप्लाइंस जो है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो कंप्लाइंस है, हैज़ बीन परसुइंग कंट्री टू इम्प्लांट दिस पर्टिकुलर ट्रैवल रूल, जहाँ पर रिक्वायर होता है कि कलेक्ट कर ली जाए सेंडर और रिसीवर की डाटा फॉर क्रिप्टो ट्रांसफर, ठीक है। तो इम्प्लीमेंटिंग CARF ये इसी चीज़ में हेल्प करेगा कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग में हेल्प करेगा कि कोई लॉन्ड्रिंग नहीं हो पाए। तो इम्पैक्ट क्या आएगा इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स पे, नो प्लेस टू हाइड, अब वो किसी प्लेस पे नहीं जा सकते हैं। जो भी कंट्रीज CARF के अंडर आएंगी, 48+ कंट्रीज़ हैं, और मेजर हब्स को भी इंक्लूड किया गया है, UK, USA, सिंगापुर और EU नेशंस, वो कमिटेड है इस चीज़ को ज्वाइन करने के लिए। तो अब टैक्स डिपार्टमेंट, हमारा जो इंडियन टैक्स डिपार्टमेंट है, वो दे विल इवेंचुअली नो कि तुमने कितनी होल्डिंग कर रखी है बाहर इन द फॉर्म ऑफ क्रिप्टो। इसमें क्या है, कुछ रिस्क भी हैं, जैसे कि टैक्स पेयर अगर डिक्लेयर नहीं करता अपनी फॉरेन क्रिप्टो एसेट्स को अपनी रेगुलर इनकम फाइलिंग के अंदर, ITR के अंदर, ठीक है, तो अंडर द फॉरेन एसेट शेड्यूल के अंदर नहीं करता वो, तो फिर उसको सीवियर नोटिस मिलेंगे, और 2027 में जब डाटा मैच करेंगे और वो गलत आया तो फिर उस पर लीगल कार्रवाई भी हो सकती है ना। तो TDS एनफोर्समेंट, फॉरेन एक्सचेंज मे बी फोर्स टू ईदर रजिस्टर इन इंडिया एंड डिडक्ट द TDS, उनको भी अब ये पावर दे दी जाएगी, ठीक है। और फेस बीइंग ब्लॉक्ड एज द डाटा शेयरिंग विल मेक इट वेरी ऑब्वियस विच प्लेटफॉर्म्स आर सोलिसिटिंग इंडियाज यूजर्स विदाउट कंप्लायंस, ठीक है। तो यही था आज का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ये वीडियो को दोस्तों में भी शेयर करना, ठीक है। थैंक यू।